आप आपकी कुंडली को हरा सकते हो आपकी मेहनत से। आप नहीं हरा सकते। आपके साथ जो इवेंट लिखे हैं वो इवेंट वैसे ही होंगे, लेकिन अगर आपको कुछ बिल्कुल ही बदलना है तो केतु आपको सक्सेस का डर भी पैदा करता है आपके अंदर, ये सच बात है। केतु को सफल होना ही नहीं है। वो जिस भी हाउस में बैठेगा ना, आपको उस चीज से आपको मोक्ष दिलवाता है। और जब आप उससे कहोगे कि यार मुझे ये चाहिए, वो कहेगा अरे यार सच में सडली में ट्रस्ट में ब्रो, कुछ नहीं रखा इसमें। 2025 was a rough year and is still going on। मुझे डर है 2026 का। 2026 ऐसा साल जाने वाला है जैसा अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। इट इज़ अ डेंजरस ईयर। तो जो लोग 2025 को मुश्किल समझ रहे थे, अभी 2026 आने वाला है। सिर्फ सूर्य की अगर हम बात करें, अगर इसका प्लेसमेंट गलत होता है या कहीं पे भी हो, तो उससे हमें हमारे फादर के बारे में क्या पता चलता है? हम कुछ ऐसा सीक्रेट पेन लेके चल रहे हैं उनकी वजह से, ऐसा भी कुछ होता है? तो सूर्य कुंडली में कहाँ बैठा है वो ये बताएगा कि आप कितने प्रसिद्ध होंगे और आपके पिताजी के साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। जिनका सूर्य 8वें घर में होता है, ये सक्सेस पाने के लिए बहुत डेस्परेट होते हैं, पर 8वां घर शमशान का घर है। तो आपके घर में ही आपके सूर्य और चंद्रमा है, और आप देखिए आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे वन ऑफ माय फेवरेट गेस्ट इज बैक ऑन द शो। इनका नाम है एस्ट्रोलॉजर अरुण पंडित जी। इस पॉडकास्ट पे हमने कई सारी बातें की है। हमने जाना एस्ट्रोलॉजी की गहराइयों को, हमने बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ों के बारे में बात की है, और साथ ही साथ अरुण पंडित जी ने कई सारी स्टोरीज भी बताई है इस पॉडकास्ट में। ये एक ऐसा अनोखा पॉडकास्ट है जहाँ पे आपको ज्ञान और स्टोरीज दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलेगा। एंड इसीलिए इस पॉडकास्ट को आपको आपके फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करना चाहिए और इसे अंत तक भी देखना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1। अरुण पंडित जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जब भी मैं आपके साथ पॉडकास्ट करता हूँ, आई एम द हैप्पीएस्ट, क्योंकि ये वो पॉडकास्ट है जहाँ पे पहली चीज़ तो मैं प्रोफेशनली आपसे कई सारे सवाल पूछ सकता हूँ, बट ऑन द वेरी पर्सनल नोट भी मैं आपसे कई सारे सवाल पूछ सकता हूँ जो शादी को लेकर मैं हर पॉडकास्ट में पूछता हूँ। बट फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच आवारा भाई। ठीक है, और भगवान करे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। ठीक है। यस, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बट वो टॉपिक पे हम जाए उसके पहले मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस है। पिछले लेट्स से कि 3 साल से, मोटा मोटा पिछले 3 साल से मैंने ये महसूस किया है कि हर इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लगा है। लोगों को ये लगने लगा है कि ज़िंदगी उनके खिलाफ चल रही है। जो उनके एक भरोसा था रिलेशनशिप्स पे, वो टूटने लगा है। जो सफ़र होता है लोगों का, एक अपना पर्सनल जर्नी होती है, वो अधूरी सी लगने लगी है लोगों को। एंड फिर कोई आके कहता है कि ये सब कुछ किस्मत का खेल है। आप ब्लू ड्रम तक भी पहुंच सकते हो, आप पीएम के पोजीशन तक भी पहुंच सकते हो, सब कुछ किस्मत का खेल है। पर किस्मत एक्चुअली है क्या? ये जो प्लैनेट्स है, हम इनके सिर्फ पपेट्स हैं, या ये एक तरह से मिरर है हमारे अंदर जो केओस है उसका? है क्या ये चीज़ एग्जैक्टली? एक बार की बात है कि महाभारत का युद्ध होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों से कहा कि एक के पास मेरी सेना जाएगी, एक के पास मैं जाऊंगा। आप में से दोनों में जो मुझे पहले कल आ जाएगा मेरे पास, उसके जो वो मांगेगा मैं उसे वो दे दूंगा। किस्मत ने दोनों को बराबर मौका दिया। दुर्योधन और अर्जुन टाइम से पहुंचे। इवन जो दुर्योधन था वो पहले पहुंच गया, अर्जुन थोड़ा सा बाद में पहुंचे। अब दुर्योधन जाकर सीधे भगवान श्री कृष्ण के सर के पास खड़े हो गए, और अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, उनके पैरों के पास खड़े थे। अब भगवान सो रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं कि वो उठेंगे कब। भगवान श्री कृष्ण उठते हैं और सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं और बाद में दुर्योधन को देखते हैं। तो कहते हैं कि ओ दुर्योधन, आए तो तुम पहले हो, पर मेरी नज़र तो पहले अर्जुन पे पहुंची, तो अर्जुन तुम क्या चाहते हो? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ, आपकी सेना जिसके साथ जाना चाहे उसके साथ चली जाए। दुर्योधन कहता है अरे वाह, मैं तो मांगने यही आया था, भले मुझे सेकंड में मिला पर मुझे वही मिला जो मैं चाहता था। डेस्टिनी ने दोनों को मौका दिया था, पर ईश्वर का हाथ किसके सर पे था, ये चीज़ें बदलता है। जब आपके पास श्री कृष्ण होते हैं, राधा रानी होती हैं, तो किस्मत आपके साथ होती है। किस्मत से भी बड़ी चीज़ ब्लेसिंग आपके साथ होती है। तो यस,
आपको ऐसा लग सकता है कि मैं लोनली हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे कोई काम नहीं बन रहे हैं, जब भी ऐसा फील हो तो जाइए श्री कृष्ण की शरण में, जाइए राधा रानी की शरण में, सारे काम बन जाते हैं। क्योंकि ये जितने भी 9 ग्रह हैं ना, ये आपके अंदर होते हैं। ये सारी ये फीलिंग, ये एम्बिशन, ये ईगो, ये एरोगेंस, ये विवाह करना है, ये बहुत अमीर बनना है, या फिर मुझे बहुत लव्ड फील करना है, ये सारे इमोशंस आपके अंदर हैं। ये सारे ग्रह आपके अंदर हैं। किसी को मुक्ति चाहिए केतु की तरह, किसी को दुनिया जीत लेनी है राहु की तरह, किसी को बहुत हार्डवर्क करना है शनि की तरह, किसी को राजा बन जाना है सूर्य की तरह, किसी को हर तरह का ऐश्वर्य चाहिए शुक्र की तरह, किसी को पराक्रमी वॉरियर बनना है मंगल की तरह। तो ये सारी फीलिंग आपके अंदर है। किसी के अंदर थोड़ी कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है। इससे हम अलग अलग पर्सनालिटी बनते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर आपके श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, राधा रानी हैं। उनकी शरण में जो जाता है तो कुंडली में कितने दोष हो, योग हो, शनि राहु कितनी मौज मार रहे हो, पार्टी कर रहे हो, आपकी कुंडली में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने ये अपने 5 साल हो गए जैसे सब करते करते, तुम्हारे पास मैं आया था बहुत टाइम पहले, ठीक है। तब मेरा भी शुरुआत थी, आपकी भी शुरुआत थी, और तब से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ बिना ब्लेसिंग के हो ही नहीं सकता था। इसीलिए जब भी मेरे अंदर थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता है ना कि अरे वाह मैंने कुछ कर लिया है, मैंने कुछ बना लिया है, तो फिर मेरे ही अंदर से एक आवाज़ आती है कि करते हैं कन्हैया मेरा बस नाम हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी क्लासेस में भी जब स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ ना, तो मैं यही कहता हूँ। एक स्टूडेंट्स आते हैं कि सर आपने वो रेमेडी बताई थी, मैंने उनको बताई, उनका काम बन गया, उनको उनके बच्चे को एडमिशन मिल गया, उनकी शादी हो गई, उनका डाइवोर्स बच गया। ओ माय गॉड सर ये तो बहुत मैजिक है। मैंने कहा मैजिक तुम नहीं कर रहे हो, तुम बस एक साधन हो, तुम्हें बस एक ज़रिया बनाया गया है, तुम्हें एक मीडियम बनाया गया है कि किसी का काम बनना है तुम्हारे उपाय से बनेगा या तुम्हारे किसी राय मशवरे से बनेगा, बस इतना। जहाँ एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी ये सोचने लग जाएंगे कि हम किस्मत बदल रहे हैं, वहाँ सब गड़बड़ हो जाता है, वहाँ सब ख़त्म हो जाता है। तो हमें हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि हम सिर्फ एक ज़रिया हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ ना कभी थे ना कभी बन पाएंगे। ये चीज़ जब आप विचार करते हो या सोचते हो तो आप हम्बल बनते हो, विनम्र बन जाते हो आप। और विनम्र जो जितने भी आप देखोगे सक्सेसफुल लोग हैं, विनम्रता उनके अंदर आपको मिलेगी। जो खानदानी रईस लोग हैं, जो ओल्ड रिच या जैसे ओल्ड मनी आप कहते हो ना, उनके अंदर देखो आपको विनम्रता मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़ और मिलेगा, अकेलापन। देयर इज़ ऑलवेज लोनली एट द टॉप, ठीक है। तो जब जैसे शुक्र भी ना गुरु की राशि में, आखिरी राशि में जाकर 12वें घर में, जो कि आइसोलेशन का घर है, वहाँ जाकर उच्च का होता है। शुक्र वेल्थ है, शुक्र आपका धन है, ऐश्वर्य है, और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कहाँ हो रहा है? अकेलेपन में जाकर, आइसोलेशन में जाकर। इसका मतलब क्योंकि जब आप ना सारी लड़ाइयाँ लड़ धड़ के अपने करियर को बनाते बनाते, सारे हार्डवर्क करते करते जब वहाँ पे पहुँचते हो और पीछे मुड़ के जब आप देखते हो, कोई नहीं दिखता, अकेला ही लगता है। इट इज़ ऑलवेज लोनली एट द टॉप, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए एज अ ह्यूमन, कि हम कुछ नहीं करते, हमसे करवाया जाता है। हमारी इंटेंशन मैटर करती है। हमेशा याद रखना जायज़ कि कभी भी जंग होती है, कभी भी कोई कंपटीशन होता है, कोई युद्ध होता है, तो हमेशा वो नहीं जीतता जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, जिसके पास ज़्यादा पावर होती है। भगवान श्री राम का युद्ध रावण से हो रहा है, किसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है? आर्मी है, सोने की लंका है, पैसा है, सब भरा, कुबेर का पूरा खजाना है रावण के पास। सबसे ज़्यादा बलशाली ज्ञानी वो बैठा हुआ है वहाँ पे। और श्री राम क्या है? एक मानव का अवतार लिए हैं, बंदरों की, भालुओं की सेना लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। जीता कौन? भगवान श्री राम। तो जीतता वो नहीं है जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। जीतता वही है जिसके जीतने से बहुतों का फ़ायदा होता है। तो हमेशा जब आपकी इंटेंशन क्लियर है ना कि ये चीज़ मैं यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनूंगा, लूट पाट करने के लिए नहीं, दुनिया का भला करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, जिनके जो पढ़ नहीं पाए उन्हें पढ़ाने के लिए, आप ज़रूर जीतेंगे। तो जब आपकी इंटेंशन क्लियर होती है, मन से आप विनम्र होते हैं और दिल में आपके भगवान का नाम होता है, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आगे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं कहूँगा किस्मत यस बहुत बड़ी होती है, पर उस किस्मत से भी बड़ा कुछ है तो वो ईश्वर की ब्लेसिंग है, वो श्री कृष्ण की ब्लेसिंग है, वो राधा रानी की ब्लेसिंग है। जी, इनफैक्ट आपने एक सब बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि जब आप टॉप पे पहुंच जाते हो तो वहाँ पे लोनलीनेस है। एंड इंग्लिश में एक फ्रेज है जो लोग बहुत यूज़ करते हैं, विच इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू द टॉप, व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉप, यू आर फाइटिंग द वर्ल्ड, बट व्हेन यू आर ऑन द टॉप, व्हेन यू वांट टू स्टे देयर, यू आर फाइटिंग योरसेल्फ, यू आर फाइटिंग दैट लोनलीनेस व्हिच कम्स विद इट। तो वो एक, आई थिंक, एक ट्रेट है। जब आपको ऊपर पहुंचना है तो आपको वो डील तो करना पड़ेगा लोनलीनेस से। क्योंकि जब आप ऊंचाइयों पे पहुंचने की बातें करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो बदलनी पड़ती है वो आपका माइंडसेट बदलना पड़ता है। पहले तो ये अपने अंदर लाना कि आई डिज़र्व ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। मैं भी एक अच्छी शादी डिज़र्व करता हूँ, मैं भी एक अच्छा करियर डिज़र्व करता हूँ, मैं भी एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी डिज़र्व करता हूँ। इंसानी जीवन जो है ना, मनुष्य का जीवन कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो ये योनि बड़ी कीमती योनि है। सो
आप जब माइंडसेट बदलते हो अपना, अपने इस तरह से सोचने लग जाते हो आप, तो अकेला हो, क्योंकि बाकी के लोग ऐसा नहीं सोचेंगे, बाकी के लोग आपकी सोच से इत्तेफाक भी नहीं रखेंगे। इसीलिए देखिए, जब भी कभी कोई लड़का कहता है ना कि यार मुझे अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा अब सीरियस होना है, कोई लड़की कहती है ना कि अब मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे फ़ॉरेन जाके पढ़ना है, मुझे अब ज़्यादा पार्टीज़ में नहीं जाना है, ज़्यादा अपना समय नहीं व्यर्थ करना, उस सबसे पहले उसके दोस्त उसको छोड़ के जाते हैं। सबसे पहले उसके दोस्त उससे कहते हैं कि अरे यार तुम तो बदल गए। वो बदल नहीं गया, वो बस थोड़ा सीरियस हो गया। तो अगर आप भी लोनली आपको फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके दोस्त आपको भाव नहीं दे रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आप शायद सही रास्ते पे जा रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली अब शायद आप कुछ बड़ा बनाने जा रहे हो, ठीक है, जो शायद अभी सिर्फ आप समझ रहे हो, बाद में और लोग भी समझेंगे। जब मैंने ज्योतिष शुरू किया था ना, मैं नहीं करना चाहता था ज्योतिष, कोई नहीं ये सोच के आगे नहीं आता कि ज्योतिष करेंगे, एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, और मैंने ये सब तो सोचा भी नहीं था कि कभी आवारा मुसाफिर में मैं पॉडकास्ट देने आ जाऊँगा, ठीक है। कैसे हुआ ये सब, बस होता चला गया। मुझसे आज पूछोगे ना कि कैसे किया, कैसे हुआ, ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको कि ये कैसे हुआ, बस होता चला गया। बस इतना बता पाऊंगा, शायद इंटेंशन क्लियर थी कि हाँ पढ़ने में अच्छा लगता है, पढ़ाएंगे भी। और सबसे पहले मेरे जो दोस्त थे उन्होंने ही कहा था कि बड़े चले थे IAS बनने, ठीक है, UPSC क्रैक करेंगे, और आज पंडिताई कर रहे हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं नहीं बन पाया, मैं उससे UPSC क्लियर नहीं हुआ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी जो जीवन है, जितने लोग मुझे मिले, जितने प्यारे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उनके साथ रहकर, उनकी बातें सुनकर। और जब कल ही मुझे एक मैसेज आया कि पंडित जी मेरा US का वीज़ा लग गया, ठीक है, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था, और अभी जो ट्रम्प भाई साहब कर रहे हैं उस समय में तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था। मैंने उनसे 6 महीने पहले कहा था, वो कंफ्यूज थे कि ऑस्ट्रेलिया जाएँ कि US जाएँ। मैंने कहा US चले जाओ, उनके नहीं लग रहा किसी का। मैंने कहा आपकी कुंडली में दिख रहा है, आप चले जाओ, ट्राई मारो। लग गया, बहुत खुश थी। वो लेडी थी, वो यहीं रहती है गुड़गांव में, ठीक है। सो ये चीज़ जो इतनी हैप्पीनेस देती है उतनी कोई नहीं दे पाता। और यस, जब आप अपना माइंडसेट बदलो, सबसे बड़ा खेल चंद्रमा का ही है। कुंडली में अगर आप कहोगे ना कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट कौन है, तो मैं कहूँगा चंद्रमा है आपका। यही सबसे बड़ा नशेड़ी बनाएगा आपको, यही सबसे ज़्यादा बेचैन करेगा आपको, और यही सबसे ज़्यादा टॉप पर भी ले जाएगा, क्योंकि आपका मन कैसा महसूस कर रहा है, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हो सकता है कि बिना AC के गर्मी के कमरे में भी आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो, ठीक है, और हो सकता है BMW पे भी सर रख के रो रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या, ये मन की स्थिति है, चंद्रमा है, कभी कैसा भी बदल सकता है, वो 2 दिन एक जैसा नहीं रहता है। तो आपका जो मून है, जो चंद्रमा है, वही आपका माइंडसेट होता है, ठीक है। आपके विचार, क्या तुम इतना सोच पाते हो कि मैं वो अचीव कर पाऊँगा? अगर तुम्हें मन से आता ही, हिम्मत ही नहीं पड़ती तुम्हारी, तो सोचो वो होगा कैसे, ठीक है। तो आपके चंद्रमा को अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ये चंद्रमा आपको व्यर्थ की जगहों पे वैसे भटकाता रहेगा। चंद्रमा 6ठे में हो, चंद्रमा 8वें में हो, ये 2 ऐसी पोजीशन होती है मून की जिसमें मन बहुत अशांत रहता है, मन को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, वो कहाँ जाए, ठीक है। चंद्रमा 12वें घर में हो तो नींद नहीं आ रही होती है लोगों को, स्लीप साइकिल ख़राब हो जाती है उनकी। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको कुछ उपाय ज़रूर करते रहने चाहिए। जैसे रुद्राक्ष है, 2 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए आपको, या भगवान शिव के जल अर्पित करने की हैबिट डालनी चाहिए। धीरे 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 करोगे तो चंद्रमा ठीक होगा, चंद्रमा ठीक होगा तो माइंडसेट ठीक होगा, माइंडसेट ठीक होगा तो फिर आप बड़ा सोच पाओगे, अच्छा सोच पाओगे, और जब सोच पाओगे तो फिर शनि का काम आएगा, कर्म करने का काम आएगा, ठीक है, फिर आप वो अचीव भी कर लोगे। जी सर, आई रिमेंबर कि जब हमने पहला पॉडकास्ट किया था, तब आपने मुझसे एक बात कही थी कि आपके कुंडली में कुछ भी हो, कोई भी प्लैनेट कहीं पे भी हो, कोई कितना ही बुरा प्लैनेट आपके लिए क्यों ना हो, आपका हाउस कोई भी हो, एट द एंड होता सब भगवान के हाथ में। अगर वो चाहे तो सब सही भी हो सकता है। एंड मैंने इतने सालों में इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में बात की, मुझे वो चीज़ किसी ने नहीं की थी। आप ही एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने वो चीज़ मुझे कही थी। सो हियर्स माई क्वेश्चन कि आई फील, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जब आप मेहनत करते रहते हो कंसिस्टेंटली, हो सकता है कि आज आपको उसके रिजल्ट्स ना मिले, बट यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो रिवॉर्ड करेगा। वो रजिस्टर करते रहता है आपकी मेहनत, एंड फिर एक टाइम आएगा जब वो बम्पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि वो बहुत जल्दी मिल जाए, कुछ के लिए हो सकता है बहुत लेट से भी मिले। बट डू यू थिंक कि आप आपकी कुंडली को हरा सकते हो एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत से? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली जो इसमें आपने बात कही कंसिस्टेंसी की, ठीक है। अगर आप देखो, आप पुरानी भारत का इतिहास देखो ज़रा, ठीक है, जितने भी आपने पौराणिक कथाएं सुनी वो सब कुछ देखो, हर बार आपको एक चीज़ देखने की, उस राक्षस ने या उस देवता ने या उस ऋषि ने इतने सालों का तप किया, उसके बाद भगवान प्रकट हुए और फिर भगवान ने वरदान दिया,
यही तो सक्सेस थी, वरदान क्या सफलता ही तो है। उतने सालों का तप किया, यही तो कंसिस्टेंसी है। तो ये तो आपको हमेशा से समझाया जा रहा है कि भैया लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ठीक है। सैटर्न शनि यही तो कह रहा है कि लगे रहो भैया, हो जाएगा तुम्हारा काम, पर लगे रहना ज़रूरी है। अब जिनका 8 मूलांक होता है या जो शनि ओरिएंटेड लोग होते हैं, लगन में शनि होता है। आप देखो लगन में शनि वाला सबसे खराब जीवन भी जीता है और सबसे ज़्यादा अंबानी भी वही बनता है, इंदिरा गांधी भी वही बनता है, दोनों के लगन में शनि आपको मिलते हैं, ठीक है। लगन में शनि आना यही कह रहा है कि ये व्यक्ति कंसिस्टेंट होकर मेहनत करता रहेगा लंबे टाइम तक, और जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट मिलेगा। तो दूसरा जो आपका सवाल है कि आप मेहनत करते रहो तो क्या अपनी कुंडली को हरा सकते हो? आप नहीं हरा सकते। फिर मैं वही कहूँगा, आपके साथ जो इवेंट लिखे हैं वो इवेंट वैसे ही होंगे, ठीक है। उनकी इंटेंसिटी आप रेमेडीज से थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ बिल्कुल ही बदलना है तो वो श्री हरि ही बदल पाएंगे, उनकी शरण में ही जाओगे। कई कुंडलियाँ मेरे पास ऐसी आती हैं जयेश, जो जिनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। 6 प्लेनेट एक साथ 8वें घर में बैठे हैं, लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चलता है, उसमें मैं कितने उपाय करा लूँगा, क्या करा लूँगा, कुछ ठीक नहीं होता। तो ऐसे कुछ कुंडलियों में कहा जाता है कि आप ना भजन करने लग जाओ, आप कीर्तन करने लग जाओ, आप ना नाम जपने लग जाओ, आप राधा राधा बोलने लग जाओ। जब आप ऐसा करोगे तो ये सब, ये राहु केतु, ये सब छोटे मोटे चीज़ें पड़ जाती है उस सुप्रीम पावर के पास। तो जब कई बार ना द्वारपाल नहीं सुनते तो आप सीधे राजा के पास जाके शिकायत करते हैं उनकी कि आपके द्वारपाल सुन नहीं रहे हैं। तो राजा हमेशा न्याय करते हैं और राजा के अंदर बहुत करुणा होती है, और राजा आपके परम पिता श्री कृष्ण, वो आपके परम पिता हैं, वो आपकी बात हमेशा सुनते हैं। तो यस, आपको अगर कुंडली को हराना है तो आपको अपने आराध्य, अपने डाइटी के साथ जुड़ना पड़ेगा और उस भक्ति और उस आस्था में विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। कई लोग लालच में चले जाते हैं कि मैं चलो शायद कुछ हो नहीं रहा है तो चलो पूजा पाठ कर लेता हूँ, इधर चला जाता हूँ उधर चला जाता हूँ। नहीं, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको अगर अपना पूरा भाग्य बदलना है, जैसे रावण ने अपना पूरा भाग्य बदला, ठीक है, वो इतने पापी, इतना दुष्कर्मी था वो, उसने अपना पूरा भाग्य बदला अपनी मेहनत से इतना उपद्रव काटा कि भगवान को जन्म लेना पड़ा उसको, उसका संहार करने के लिए। भाग बदल गया उसका, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए कंस को इतना उपद्रव काटा कि भगवान को जन्म लेना पड़ा कि उसका उद्धार हो जाए। ये सारे जो राक्षस जिनको आप दैत्य कहते हो, ये यही चाहते थे एक्चुअली में, ठीक है। रामायण में मिलता है कि खरदूषण मोही संबलवंता तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता, ठीक है। रावण कह रहा है कि खरदूषण मेरे भाई हैं, मेरे समान बलवान हैं, उनको बिना भगवान के कोई और नहीं मार सकता। उसको पता है ये बात कि भगवान आ चुके हैं, उसको ये भी पता है कि यही मेरा उद्धार करेंगे। तो आप, यही कंसिस्टेंसी है, यही हार्डवर्क है, इसी के इफेक्ट से आपका उद्धार होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो आपको सफलता मिलती है। ये कहानी है गोरखनाथ की और उनके शिष्य भैरवनाथ की। तो त्रिकुटा पर्वत में एक बड़े सज्जन रहते थे, उनके पास वैष्णवी माता गई, ठीक है, छोटी सी कन्या के रूप में थी वो, और उनसे कहती कि एक काम करो ना, तुम भंडारा करो और गांव में सब लोगों को बुलाओ, सबको खाना खिलाएंगे हम लोग, ठीक है। और वहाँ पे फिर गोरखनाथ भी आए और भैरवनाथ उनके शिष्य वो भी वहाँ पहुँचे। अब वैष्णवी माता और वो सज्जन का जो परिवार है वो सबको खाना खिला रहा है, और भैरवनाथ कहते हैं कि मुझे मांस खाना है, ठीक है, मुझे मदिरा पीनी है। तो वैष्णवी माता कहती हैं कि नहीं नहीं, ये ब्राह्मणों का घर है, यहाँ पे सात्विक भोजन ही मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा। तो जिद पे अड़ जाते हैं, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। अब वैष्णवी माता उनको बहुत मनाती हैं, थोड़ी सी उनसे आर्गूमेंट भी होती है, पर नहीं मानते हैं वो। फिर वैष्णवी माता वहाँ से चली जाती हैं। भैरव जी उनका पीछा ही नहीं छोड़ते, भाग रहे हैं उनके पीछे, इधर जा रही हैं तो उधर उनके पीछे भाग रहे हैं, उधर जा रही हैं तो उधर उनके पीछे जा रहे हैं। जाते जाते त्रिकुटा पर्वत पे वैष्णवी माता चरण पादुका, उसके बाद आपका बाल गंगा है, उसके बाद अर्धकुमारी, ये सब वो जगह हैं जहाँ पे माता जी गईं और रुकीं। वहाँ तो फिर भैरवनाथ पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर अब वैष्णवी माता को लगा, अरे यार ये मान नहीं रहा है, अभी क्या करें। तो सबसे ऊपर भवन में चली गई माता, जहाँ पे आज हम लोग वैष्णो माता के दर्शन करने जाते हैं। वहाँ पर भी भैरवनाथ पहुँच गए। बीच में उनकी हनुमान जी से भी थोड़ी सी लड़ाई हुई थी। उसके बाद फिर भैरवनाथ मान नहीं रहे। ये क्या है? यही तो हार्ड वर्क है, ठीक है, यही तो हार्ड वर्क है कि मुझे भैरवनाथ को अपना भला, अपना उद्धार करवाना था, ठीक है। उसे पता था कि माता ने अवतार ले लिया, यही मेरा उद्धार करेंगी, इसलिए वो पीछे पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद भवन में आती है। अब माता को बहुत गुस्सा आ गया कि इतना तुमने मुझे कहाँ अर्धकुमारी, बाल गंगा और इधर चरण पादुका से लेते लेते मैं इतने ऊपर आ गई, भवन में बैठी हुई हूँ। माता ने निकाला अपना त्रिशूल, मारा, भैरवनाथ का गला कट गया और वो 8 किलोमीटर ऊपर जाकर गिरा। अब वहाँ पे फिर वो बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। उसका कटा हुआ सर ये बोल रहा है। इसका मतलब उसको पता था कि यही सब होने वाला है। उसके बाद माता ने भैरवनाथ को वरदान दिया कि मेरी जो लोग भी मेरा दर्शन करेंगे उसके बाद तुम्हारा दर्शन करना ज़रूरी हो जाएगा। और फिर वहाँ पे वो 3 पिंडी में सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी के रूप में आज वैष्णो देवी वहाँ पे विराजमान है। और इसी जब मैं इस कथा को सुन रहा था तो मुझे एक चीज़ और समझ में आई
कि जो लोग भी वैष्णो देवी के दर्शन लगातार 4-5 साल करने चले जाते हैं उनका घर बदल जाता है। अच्छा, क्योंकि वैष्णो देवी की कथा ही माता का घर बार बार बदलने से जुड़ी हुई है। ओके। आप देखिएगा कमेंट में जो लोग भी 4-5 साल 6 साल लगातार गए हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने, वो 2 BHK से 3 BHK में, 3 BHK से खुद के घर में, बिना रेंट पे रहने से अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो जितने भी हमारे ये पीठ होते हैं, हमेशा आपको इनकी कथा पता होनी चाहिए। अगर आपको इनकी कथा पता है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है। कभी आप तिरुपति बालाजी की कथा सुनना, ऐसे ही वहाँ पे जाने सबकी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं, डिज़ायर नहीं पूरे हो रहे हैं, उसकी कथा सुनेंगे आपको पता चलेगा। आपको केदारनाथ की कथा पता है? नहीं। केदारनाथ क्या हुआ था कि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है। अब सारे भ्राता जो अग्रज हैं, जो पितामह हैं, सब खत्म हो गए हैं, बस पांडव बचे हुए हैं। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है, 40 साल तक युधिष्ठिर राज करते हैं, और 40 साल बाद जब सब राजपाट कर लिया तो अब मन खाली सा लगता है। ठीक है, आता है ना, उम्र का एक पड़ाव आता है जब आपको लगता है कि ये सब भाग दौड़ ये किस लिए है, ये कहाँ जाना है। ठीक है, खास तौर पे जब जेब में थोड़ा पैसा आ जाता है तब ये विचार बहुत आते हैं लोगों को। ठीक है, कि ये सब भाग दौड़ किस लिए है, इसमें मुझे क्या मिलेगा। अब वो अपने सखा, अपने गुरु श्री कृष्ण के पास जाते हैं, पांचों पांडव पूछते हैं कि क्या करें, अब हमारे ऊपर तो खुद के भाइयों का, खुद के पितामह का, चाचा का, ताऊ का, इन सब की हत्या का पाप भी लगा हुआ है, ब्राह्मण हत्या का पाप लगा हुआ है, हमारे ऊपर क्षत्रिय हत्या का पाप लगा हुआ है, हमें तो स्वर्ग मिलने से रहा। श्री कृष्ण कहते हैं बात तो सही कह रहा हूँ, तुमने इतनी हत्याएं की हो भी अपने परिवार की, तो तुम्हें तो स्वर्ग कहाँ ही मिलेगा। तो अब पांडव विचलित हो जाते हैं, अब हम क्या करें। तो श्री कृष्ण उनको सलाह देते हैं। ठीक है, इसलिए गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु आपको बस एडवाइस देगा, सलाह देगा, और आपको आंख बंद करके उसे मानना चाहिए, क्योंकि आपका काम बनना ही बनना है। आपके जो गुरु हैं, टीचर्स हैं, वो जो बोलेंगे आपको उनकी बात माननी ही चाहिए। पांडव उनकी बात मानते हैं, जाते हैं कि अब शिव जी को हमें ढूंढना है। श्री कृष्ण कहते हैं शिव जी ही तुम्हारा उद्धार करेंगे, भगवान शिव को ढूंढो जाकर। अब वो परीक्षित को राजा बना दिया, अपना सन्यासी भेष कर दिया, सालों भर भटकते रहे, कभी इस पहाड़ी पे, कभी उस पहाड़ी पे, कभी यहाँ कभी वहाँ, और अंत में जाके हिमालय के आसपास उनको एक बैल दिखाई देता है, बहुत बड़ा सा बैल। ठीक है, बहुत विशाल बैल है, भीम उसको देख रहे हैं, भीम से भी बड़ा बैल वो है। ठीक है, वो उनको अटैक करने आ रहा है, वो लोग उससे बच रहे हैं। फिर भीम ने उसकी सींग पकड़ कर एक जगह दबा दी, तो बैल का जो हम्प होता है ना, ठीक है, सिर्फ वो हम्प बचा। वो भीम ने ऐसे पकड़ा रहा, वो ज़मीन में धंसने लग गया बैल, वो भीम ऐसे पकड़ कर बैठे हुए हैं, वो हम्प रह गया। आज वही हम्प केदारनाथ का शिवलिंग है। ठीक है, आप देखिएगा केदारनाथ का जो शिवलिंग है, सभी शिवलिंग में सबसे अलग वो त्रिकोण शिवलिंग है। आप शिवलिंग का शेप जानते हो कैसा होता है, पर केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोण शिवलिंग है। और ये चीज़ जाकर जुड़ती है केतु से। जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्राइंगल का जो शेप होता है वो केतु से रिलेटेड होता है, और केतु वो प्लेनेट होता है जो मोक्ष की बात करता है, जो लिबरेशन की बात करता है, जो सब कुछ छोड़ देने की बात कहता है कि छोड़ना यार, जाने दे। केतु इन सब चीज़ों की बात करता है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जिसको आप छोड़ना चाहते हो, कोई ऐसी हैबिट है, कोई ऐसा एडिक्शन है, कोई ऐसा गिल्ट है, कोई ऐसा दुख है जिसे आप छोड़ना चाहते हो, तो आपको केदारनाथ जाना चाहिए। वहाँ पे मुक्ति मिलती है। वो प्रॉपर केतु का फॉर्म है जो कि उस शिवलिंग के फॉर्म में वहाँ पे है, इसीलिए उसे मुक्ति धाम भी कहते हैं। आप देखिएगा केदारनाथ का दूसरा नाम मुक्ति धाम है। वहाँ पे केतु मुक्ति का कारक है। तो जितनी भी हमारी कथाएं होती हैं वो हम सबको ऐसे ही मैसेज देना चाहती हैं। ओके, बट केतु से मुझे एक और चीज़ पूछनी है यहाँ पे। केतु मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ सुना था, बट कोई तो कहीं पे कुछ बोल रहा था, सोशल मीडिया पे होगा शायद, कि केतु आपको सक्सेस का डर भी पैदा करता है आपके अंदर। ये सच बात है? केतु को सफल होना ही नहीं है। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि आपकी जितने भी वेरिएशन हो सकते थे आवारा मुसाफिर के, एक आवारा मुसाफिर जो कि टपरी पे चाय पी रहा है, दोस्तों के साथ सुट्टे मार रहा है, एक ये वर्जन है उसका किसी यूनिवर्स में। एक आवारा मुसाफिर ये है जो पॉडकास्ट कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, डेडिकेटेड अपना काम कर रहा है। हो सकता है कि एक आवारा मुसाफिर का वर्जन होता कि वो एक्टर होता कहीं पर, ठीक है, वो बहुत बड़ा फेमस स्टार होता। एक पॉलिटिशियन का, ऐसे हमारे कई सारे वर्जन हो सकते थे जो डिफरेंट मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं हो रहे हैं। ठीक है, केतु ये सब एक्सपीरियंस कर आया है। और जब आप उससे कहोगे कि यार मुझे ये चाहिए, वो कहेगा अरे यार सच में सर, बिलीव मी, ट्रस्ट मी ब्रो, कुछ नहीं रखा है इसमें। जब आप उससे कहोगे ना कि मेरे पॉडकास्ट में ना 1 मिलियन व्यूज़ आ जाए, वो कहेगा अरे यार कुछ नहीं मिलेगा इससे, जीवन इससे भी बड़ा है। तो केतु को सफलता नहीं चाहिए, उसको मोक्ष चाहिए। वो जिस भी हाउस में बैठेगा ना, आपको उस चीज़ से आपको मोक्ष दिलवाता है, उस चीज़ को आपको मजबूर करता है कि वो छोड़े। जब पहले घर में बैठता है तो इंसान को खुद से मोक्ष दिलवाता है।
आप देखिए जिनका लगन में केतु, इंट्यूशन बहुत हाई होती है, क्यूरियस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमेशा अपने आप से बातें करते रहते हैं ये लोग, कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानना है, ये दुनिया क्यों है, मैं क्यों हूँ, आई एम, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ये लगन के केतु वाले या जिनका 7 मूलांक के साथ भाग्यांग है, वो लोग ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं, ठीक है। जिनके सेकंड हाउस में केतु बैठेगा, हम पिक्चर लगा देंगे ताकि लोगों को समझ में आए, जिनके सेकंड हाउस में केतु बैठेगा वो लोगों, उनको परिवार से मोक्ष चाहिए, वो परिवार से दूर होते हैं, या फिर एक साथ रहने के बावजूद भी परिवार से ज़्यादा बात नहीं कर पाते, मतलब खुद के ही परिवार में वो ऐसा फील करते हैं कि वो बिलोंग नहीं करते यहाँ पे। कुछ भी हो सकता है कि वो इतने बिजी हो कि परिवार से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, सुबह शाम अपने काम में हैं, परिवार होते हुए भी उसका सुख नहीं उठा पा रहे हैं, या फिर वो अपने काम के लिए विदेश चले गए, मम्मी पापा यहीं रह गए। उससे आपको केतु को परिवार से मोक्ष दिलवाना है, सेकंड हाउस में अगर बैठा है, ठीक है। और सेकंड हाउस मनी का भी होता है, केतु को आपको पैसे से भी मोक्ष दिलवाना है। पिछले जन्म में बहुत पैसा कर चुके हो, ठीक है, इस जन्म में फिर से नहीं करने दूंगा, ये केतु कहता है सेकंड हाउस में। इसलिए आप देखो केतु सेकंड हाउस वाले लोग खुले हाथ से पैसा खर्च करते हैं। कोई उनसे मांगे कि यार मेरा रिफंड दे दे, ले जा यार, मुझे उधार दे दे, ले जा यार, और वो जितना ऐसा करते हैं और देता जाता है उनको। केतु सेकंड हाउस वाला अगर पैसा पकड़ ले कि नहीं दूंगा, मैं तो कंजूस आदमी हूँ, पहले तो उसका पेट खराब होगा। सेकंड हाउस इज डायरेक्टली लिंक विद फूड, तो पहले उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, उसका पेट खराब होगा, और फिर उसके पैसे जितने थे वो भी चले जाएंगे। केतु जब छठे घर में बैठता है, नौकरी का घर है छठा घर, तो जब ये व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ता है तो कहता है मोक्ष मिल गया, ठीक है। यही केतु जब 7वें घर में बैठता है, नॉट ऑलवेज बट मैनी टाइम्स, जब आप अपने स्पाउस को सेपरेट होते हो, छोड़ते हो उसको, सुकून मिल गया। तो ये केतु उस मोक्ष की फीलिंग के बारे में है। जिनका 12वें घर में बैठता है उसमें कहते हैं कि ये आपका आखिरी बर्थ है, ये आपका आखिरी जन्म है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने ऑफकोर्स कोई आया नहीं ऊपर से अभी तक, ठीक है, पर किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो आप देखोगे जिनका 12वें घर में केतु है, वो लोग अब उनका दुनिया में मेटेरियलिस्टिक गेन में ज़्यादा मन रह नहीं गया, वो किसी का कर्ज नहीं ले पाते। आप उनको 100 रुपये दे दोगे ना, उनका मन ऐसे बेचैन सा हो जाएगा कि यार एहसान नहीं ले सकता मैं किसी का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ले लिया तो चुकाने आना पड़ेगा। तो केतु अंदर से फीलिंग डालता है कि नहीं, अब किसी का कुछ एहसान नहीं लेना, किसी से कोई धन नहीं लेना, किसी का कुछ भी नहीं लेना है, सबको देना है, देना है, देना है। आप देखो केतु 12th हाउस वाले दानवीर बन जाते हैं, दान करने लग जाते हैं। तो केतु सफलता नहीं, ठीक है, केतु मोक्ष है। ये सफलता आप क्यों कह रहे हो वो बात मैं अब बता रहा हूँ आपको, कि केतु को ज्योतिष में कहा गया कि पर्वत की चोटी है, सबसे ऊंची चीज है। सबसे ऊंची चीज आपके लिए इस इंसानी जीवन में आप हो सकता है सोचो कि सफलता है, हो सकता है सोचो 100 करोड़ सबसे ऊंची चीज है, कोई सोचेगा 10,000 करोड़ सबसे ऊंची चीज है, पर एक्चुअली में सबसे ऊंची चीज तो परमात्मा से मिलना है, ठीक है। सबसे ऊंची चीज तो वो है। तो इसलिए ये बात वहां से निकल कर आती है। अब जब शनि के साथ केतु बैठता है, शनि आपका कर्म है, देखिए शनि के साथ जो प्लेनेट बैठेगा वो आपका करियर बन जाएगा। ये इतना ज्योतिष में अब देख लीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग अपना करियर आराम से पहचान जाओगे कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो शनि के साथ जब केतु बैठता है, अब ये व्यक्ति 3 बार करियर बदलेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया केतु इस ट्राइंगल, तो 3 बार ये अपने करियर बदलता है, क्योंकि कर्म के मालिक के साथ बैठा ना, तो पहले कुछ और करेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर कुछ और करेगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर तीसरा काम जो करेगा वो इसका लंबा चलता है। शनि केतु वाले लोग जीवन में जो सोचते हैं कभी नहीं मिलता उनको, लाइफ पूरी लाइफ बीत जाती है, उन्हें कभी नहीं मिलता, हमेशा उससे बेहतर मिलता है, हमेशा उससे अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये केतु की फिलॉसफी है। केतु जुड़ा हुआ है श्री गणेश से। आपके जीवन में कोई रिश्ता हो ना, कि मेरे पिताजी चले गए या मेरी माताजी चली गई, मुझे उनसे बहुत प्रेम था, मेरे मन से वो गिल्ट, वो दुख निकल ही नहीं रहा है, या फिर मेरी जॉब बहुत ख़राब है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, भगवान मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, या फिर ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं फंस गई हूँ, मुझसे ये छूट नहीं रहा है। केतु आपके इन सारी चीज़ों को, केतु का काम ही छुड़वाना है। आप केतु को एक्टिवेट करो, आपकी चीज़ें, जो चीज़ आप छोड़ना चाहते हो वो छूट जाएगी। पर इसके साथ मैं एक कॉशन देना चाहता हूँ, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगी। अगर एक बार छूट गई तो दोबारा ऐसा नहीं कि वो गलती हो गई, वो बॉयफ्रेंड ठीक ही था, उसको जाना नहीं चाहिए था। और इसके लिए एक रेमेडी होती है जो श्री गणेश के साथ की जाती है। आप किसी भी बुधवार के दिन श्री गणेश के मंदिर में ड्राई फ्रूट्स लेकर जाइए दोनों हाथ में, और अपनी जो भी चीज़ आप छोड़ना चाहते हो, जो भी चीज़ आप चाहते हो कि भगवान आपसे दूर कर दे, वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई टॉक्सिक जॉब हो सकती है, या फिर आपके अंदर छुपा हुआ कोई गिल्ट हो सकता है, हैबिट्स हो सकती है, एडिक्शन हो सकता है। आप जाइए, एक बार करनी है पूरे लाइफ में ये रेमेडी, और आप देखना वो धीरे 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 वो चीज़ आपके जीवन से दूर चला जाएगा, लेकिन फिर वापस नहीं आएगा। तो आप ये मत सोचना कि जॉब छोड़ दी और जब जॉब से चली जाएगी फिर आप कहोगे नहीं वापस चाहिए, नहीं, एक बार मोक्ष मिल गया तो मिल गया, बात खत्म।
तो केतु के साथ आपको बड़ा स्पेसिफिक रहना पड़ता है। केतु अग्नि है, हम केतु केतु बोलते रहते हैं, हमें लगता है वो जैसे पगलू है ना, डिलुलू है, जहाँ यू लग जाता है हम सोचते हैं क्यूट है ये, ठीक है। केतु क्यूट नहीं है, केतु एक वॉरियर है, जस्ट लाइक मंगल जैसा वो वॉरियर है, वो भी अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। और केतु की अग्नि तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, मंगल से भी ज़्यादा, ठीक है। इसलिए जिनका मेष राशि में केतु बैठता है, मेष राशि आपका हेड होता है, तो उनको हेडक बहुत होता है, उनको फीवर जल्दी जल्दी होने लग जाता है, ठीक है। अग्नि है, सेपरेशन है, कट्स हैं, ब्रेक्स है और रहस्य है। ऐसी चीज़ें जो कोई नहीं देख रहा वो केतु वाले लोग देखते हैं। जो 7 तारीख को, 16 को, 25 तारीख को पैदा हुए हैं, इनकी नज़रों में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कोई नहीं देख रहा वो ये देख रहे होते हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इनफैक्ट तो बेसिकली अगर जैसे किसी को एडिक्शन छोड़ना है, लाइक फॉर एग्जांपल स्मोकिंग का एडिक्शन छोड़ना है, तो उन्हें बस अपना केतु स्ट्रॉन्ग करना होगा। स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, केतु से केतु की जो रेमेडी मैंने बताई, हाँ, ये करना है। और देखिए वैसे एडिक्शन के मामले में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं कोई गारंटी के साथ नहीं बोल सकता आपकी शराब छूट जाएगी, आप 20 साल से पी रहे हो, ठीक है। हाँ, बहुत इफेक्ट आपको ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। एक बार ब्रह्मा जी से मैंने सपने में पूछा था कि ब्रह्मा जी नशे छुड़वाने की कोई रेमेडी बता दो, तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मुझे भी नहीं आती, ठीक है। तो एडिक्शन की रेमेडी मैं अभी भी किसी को नहीं देता अपनी क्लास में, क्योंकि जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाएगा ना हाँ इस उपाय से एडिक्शन छूट रहा है पूरी तरह से। पर कल ही की बात है कि कल मेरी क्लास में ये रेमेडी किसी लेडी ने अपने दोस्त को करवाई थी, उसने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि हाँ उसका एडिक्शन अब धीरे धीरे छूट रहा है, पर अब वो दूसरा एडिक्शन करने लग गया है, ठीक है। तो एक जगह से छूटा दूसरी जगह चला गया वो। ओके। और अगर किसी की कुंडली में मून और केतु, चंद्रमा और केतु दोनों साथ में रहे तो क्या होता है? ओहो, क्या बात, ठीक है। चंद्रमा केतु ये एक बहुत दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। मून केतु वाले लोग ना जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं महसूस करते हैं। चंद्रमा केतु वाले लोग आपको ऐसा बोलते हुए मिलेंगे कि भगवान मेरे पास सब है, मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, पर फिर भी ऐसा क्यों फील होता है कि मेरे पास कुछ नहीं? क्योंकि अब आपका चंद्रमा मन और केतु मोक्ष दोनों जुड़ा हुआ। मन आपका मोक्ष और वैराग्य इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मून केतु वाले लोगों को हमेशा ये लगता रहता है ना कि मुझे कोई नहीं समझता, और एक्चुअली में इनको कोई नहीं समझ पाता, इनकी भावनाएं, इनके विचार नहीं समझ पाता। इसीलिए आप देखोगे ये रिलेशनशिप में भी अकेला महसूस करते हैं, ये अपने बच्चों के साथ भी अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि ये आपको ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं मिलेंगे। इनकी सारी भावनाएं, सारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो इनके अंदर है, अंदर बसे हुए हैं, ठीक। तो मून केतु वाला थोड़ा लोनली महसूस करता है। ये किसी से अपने दुख दर्द पीड़ा जब शेयर करने जाता है ना, तो सामने वाला भी ज़्यादा भाव नहीं देता है, इससे इसको और चोट पहुँचती है। इनको कानों में कुछ सरसराहट की, फड़फड़ाहट की आवाज़ें भी आने लग जाती हैं इनको। तो मैं कहता हूँ अगर आपका मून केतु है तो ये सब होगा आपके साथ, आपको कोई नहीं समझेगा, सिर्फ वो समझेगा, ठीक है। तो आपको जो भी बातें कहनी है, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, सच में आपको दिल की जो भी बात कहनी है, आप अपने लड्डू गोपाल से, अपने कन्हैया से, या जिनको भी आप मानते हो उनसे कहने लग जाइए। देखिए आपको कितना अच्छा महसूस होगा। मून केतु, चंद्र केतु जब होता है तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो एक जगह बैठ के पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि टहल टहल के पढ़ो, ठीक है। कि एक जगह तो तुम वैसे फोकस नहीं कर पाओगे, तो जब आप वॉक करते करते आप देखो, इनकी नेचुरली हैबिट होती है कि बुक लेंगे या नोट लेंगे या हेडफोन में कोई क्लास लगाएंगे और टहलेंगे, ठीक है, या साइकिलिंग करेंगे या कहीं जाएंगे, तो ये सीख रहे होंगे, ये ऐसे ही सीखते हैं। और जब ये ऐसे सीखते हैं इन्हें सब याद रह जाता है, ठीक है, यस। और ट्रैवलिंग बहुत बड़ी रेमेडी होती है मून की, चंद्रमा की। जब अगर आपका चंद्रमा केतु हो, चंद्रमा राहु हो, आप ट्रैवल करिए, आप घूमिए, ठीक है। और ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे ट्रैवल करिए जहाँ पे पानी है, जहाँ पे वाटर है। मून रिप्रेजेंट वाटर, तो किसी झरने के पास, प्रकृति में ऐसी कोई जगह जहाँ पे झरना है, नदी है, कोई तालाब है, कोई पॉन्ड है, वहाँ पे जाइए, समय बिताइए। झरने की आवाज़ें आती, कई सारे साउंड यूट्यूब पे, उसको लगा के ध्यान लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ ही दिनों में इसके रिजल्ट मिलते हैं। ओके। और अगर सूर्य और केतु हो साथ में तो? सूर्य केतु, सूर्य राहु, इसको कहा जाता है ग्रहण दोष, ठीक है। तो सूर्य देखो क्या था ना कि आपने वो समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी कि सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए कि हमारा सारा ऐश्वर्य, आपकी लक्ष्मी जी सब दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से समुद्र में चले गए। अब हम क्या करें, हम देवता हैं पर कोई ऐश्वर्य ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है, कोई राजपाट ही नहीं है, हम देवता जैसे हैं पर देवता जैसा फील नहीं हो रहा है हमें, तो हम क्या करें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपके सारे ऐश्वर्य, सारे रत्न, 14 रत्न आपके समुद्र में हैं, जाओ समुद्र का मंथन करो। पर तुम अकेले नहीं कर पाओगे, तुम्हें असुरों का सहारा भी लगेगा। असुर मतलब हम जो मूवीज़ ने हमारा जो बनाया है कि दांत निकले हुए हैं, काला है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, वो इमेज आती है। बट असुर मतलब बस ये समझिए कि एंटी गॉड है वो, ठीक है, उसके ओपिनियन और उसके सोच अलग हुए। तो भगवान विष्णु ने कहा तुम्हें उसका सहारा लेना, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। जीवन का यही तो सफ़र है, पॉजिटिव नेगेटिव, ईड़ा पिंगड़ा, ठीक है। तो यही है, हम हमेशा दो अपोजिट चीज़ें ही कुछ क्रिएट कर रही होती हैं।
समुद्र मंथन होता है, रत्न निकलता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि भगवान विष्णु तो सब कुछ जानते हैं, हाँ। सबके पालन करता है वो, तो वो ऐसे ही दे देते कि लो ले जाओ, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनको राहु को जन्म देना था। ओके। भगवान विष्णु चाहते थे कि राहु केतु एग्जिस्टेंस में आए। क्यों? क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा ये अपने आप को सुप्रीम पावर मानने लग गए थे, ठीक है, अपने आप को सबसे बड़ा माने गए, सन इज द किंग ऑफ ऑल प्लेनेट, तो उसका अलग ही रंगबाजी चलती थी। तो इनके ऊपर भी चेक रखने वाले हमें दो बंदे चाहिए। इसीलिए आप देखो जब समुद्र मंथन की कथा आगे बढ़ती है, जब अमृत बाहर निकलता है और भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेते हैं और देवताओं को कहते हैं लाइन में बैठो, अमृत पिलाऊंगा सबको, तो स्वार भानु बीच में आता है, देवताओं का भेष रख के वहाँ पे बैठता है, ठीक है, दो लोग खड़े होते हैं, भगवान विष्णु जी ये चीटिंग कर रहा है, ठीक है, कौन है वो? स्वार भानु। अब भगवान विष्णु उसका गला काटते हैं, जब वो अमृत पी रहा होता है तो एक हेड जो है वो राहु बनता है, दूसरा धड़ जो केतु बनता है, और तब से लेकर आज तक राहु केतु खून के प्यासे हैं सूर्य और चंद्रमा के। आप क्लास में हो, मान लो आपकी क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, एक दोस्त आपका आता है और कहता है कि भाई जरा तुम्हारे पेरेंट्स मिलने आए, बाहर आओगे? और वो आपको बाहर लेकर जाता है, बाहर आपकी फील्डिंग सेट थी, ठीक है, आप खूब कूटे जाते हो बाहर, आप सब कुछ भूल जाओगे, उस दोस्त को कभी नहीं भूलोगे कि बेटा तेरी वजह से उस दिन मुझे धोखा मिला था। वही हुआ राहु केतु के साथ, वो सब कुछ भूल गए, वो सब विष्णु जी शंकर जी चलो ठीक है सब कुछ, और तुम्हें नहीं भूलेंगे। इसलिए जब राहु केतु सूर्य के साथ बैठते हैं तो सूर्य को हार्म करते हैं। सूर्य को हार्म कैसे करेंगे? अच्छा देखिए, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। राहु अगर सूर्य के साथ या केतु अगर सूर्य के साथ बैठा, सूर्य आपका मेष राशि में या सिंह राशि में है, तो अच्छी बात है आपके लिए, आपको बहुत नाम मिलेगा, बहुत फेम मिलेगा, बहुत फेमस लोगों की कुंडली में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं पर है तो आपका क्रेडिट कोई और ले जाता है। अब इसी से मुझे एक कथा याद आती है सूर्यपुत्र कर्ण की। सूर्य के पुत्र हैं कर्ण। जन्म होने से पहले ही उनको उनकी माता ने नदी में कह दिया कि जाओ भैया कोई और, क्योंकि मुझे समाज का डर है, मेरा अपमान होगा, लोग कुछ कुछ बातें बनाएंगे। सूर्यपुत्र कर्ण को राधा माता उठाती हैं, उनको पाती हैं, उन्हें सूतपुत्र आगे बोला जाने लग जाता है। सारा पोटेंशियल उस व्यक्ति के अंदर, सारा पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा योद्धा भी है, बहुत अच्छा वो शासक भी है। अंगराज बोला गया उनको दुर्योधन ने, अपने मित्र ने अंगदेश दे दिया, अंगराज बोला गया कर्ण को। लेकिन उसके बाद कोई भी नाम नहीं है, इज्जत नहीं मिल रहा है। जब शादी करने गए वो द्रौपदी से, तो वहाँ पे ज़्यादा सम्मान नहीं मिला, इवन हटा दिया गया कि तुम तो क्षत्रिय कुल के नहीं हो, तुम तो सूत पुत्र हो, तुम हटो यहाँ से। यही करता है सूर्य राहु, कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता, फेम नहीं मिलता, लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, और ये चीज़ मन में खाती है सूर्य राहु में, सूर्य केतु में, कि मुझे मेरा फेम, मेरे हक का फेम मुझे नहीं मिल रहा है, मैं अर्जुन के बराबर का योद्धा हूँ, ठीक है, मेरी क्या गलती थी, मैं उसी का भाई, उसी माता से आया हूँ मैं, मेरी क्या गलती थी? ऐसे सवाल पूछते रहते हैं जिनका सूर्य खराब होता है कुंडली में। पर क्योंकि आपने यहाँ पे अभी कर्ण की बात की है, ये डिबेट बहुत ज़्यादा चलती रहती है कि अर्जुन ज़्यादा पावरफुल थे या कर्ण, आपके हिसाब से कौन? सबसे ज़्यादा पावरफुल श्री कृष्ण थे, ठीक है, उनसे ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं था, और ये सब कुछ उनका रचा हुआ खेल था। क्यों लोग कर्ण को बहुत प्यार करते हैं? क्योंकि वो अपना सा फील होता है, हाँ, क्योंकि लगता है कि इसके साथ में सब बुरा हुआ है। अर्जुन की जब कथा आती, कहानी आती, तो सबको ये लगता है कि इसके साथ तो श्री कृष्ण बगल में खड़े हुए थे, इसके पास एक गाइड, एक टीचर के रूप में उसको समझा रहे थे, पर सब लोग अपने आप को कर्ण की तरह महसूस करते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरे अंदर भी पोटेंशियल है, मैं भी बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ, बस मुझे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर मुझे अपना डिजायर्ड रिकग्निशन नहीं मिल रहा, इसलिए लोग कर्ण से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। दैट इज़ वाई लोग कर्ण को बहुत रिलेट करते हैं, इसलिए उसको बहुत चाहते हैं। तो सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह से। अच्छा, जब मैं कर्ण की कथा सुना रहा हूँ आपको, मैं उस समय के कर्ण के बारे में सोचिएगा। अभी तो वो बहुत फेमस हो गए हैं, ठीक है, बहुत नाम मिल गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि वो दानवीर बहुत थे। जितना आप दुनिया को देते हो, कुदरत उससे ज़्यादा लौटा कर आपको दे देती है, ठीक है। तो वो अपने दान के कारण आज बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है, आज भी रेलेवेंट है। बहुत सारे महाभारत के किरदार, आप कुछ के बहुतों के नाम भूल गए होंगे, कर्ण का याद आपको इस वजह से है शायद। लेकिन उस समय सोचिए, जब कर्ण थे, जब इंटरनेट और सोशल मीडिया उनको फेमस करने के लिए नहीं था, तब कैसा लगता होगा कर्ण को। ऐसा आज की जनरेशन में कईयों को लगता है। दैट इज़ वाई लोग कर्ण को इतना प्रेम करते हैं। आपको लगता है कि अगर कर्ण की कुंडली में कुछ प्लैनेट्स थोड़े अलग होते तो उनका फ्यूचर भी अलग होता, महाभारत ही पूरी अलग हो जाती फिर शायद? ऐसे तो फिर अर्जुन के प्लेनेट कहीं और होते, हाँ। तो फिर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे होते। तो ऐसे तो बहुत सारी इफ एंड बट में हम कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हम कर्ण से हम सूर्य को समझने की, एक तो वो सूर्य भगवान जहाँ जाते हैं वहीं बच्चे पैदा कर देते हैं, ठीक है। आप देखो, वो संजना से मिलने गए तो अश्विनी कुमार का जन्म हो गया, ठीक है। वो कुंती ने उनको बुलाया तो कर्ण का जन्म हो गया। आप जितनी भी सूर्य भगवान की कथाएं सुनेंगे, वो जहाँ गए उन्होंने अपना पुत्र को जन्म दिया। इससे क्या अर्थ मिलता है? इससे मिलता है कि आपका जो पहला पुत्र है
वो आपका सूर्य, आपकी कुंडली का सूर्य है। तो अगर आपके बेटा है और आपको देखना है कि कितना आगे जाएगा, तो अपनी कुंडली का सूर्य देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसका करियर कैसा जाने वाला है, या मुझे बेटे का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी आपका कुंडली का सूर्य बता देगा। तो पुत्र जो होते हैं वो सूर्य से रिप्रेजेंट होते हैं, जो खासतौर पर जो पहला पुत्र होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर सूर्य और शनि साथ में हो तो डैडी इश्यूज आपको बहुत होते हैं। डैडी इश्यूज सूर्य और शनि, ये एक बहुत दिलचस्प कॉम्बिनेशन है और ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। पहला तो सूर्य क्या है, सूर्य गवर्नमेंट है, सरकार है, पावर है। शनि कर्म है। मैंने कहा आपके शनि के साथ जो जुड़ेगा वही आपका कर्म बन जाएगा। तो जैसे ही शनि के साथ सूर्य जुड़े, सबसे पहली चीज जो सरकारी काम, गवर्नमेंट लोग, हायर अथॉरिटी में काम, हायर पोजीशन पे बैठना, तो सूर्य शनि आपको सरकारी नौकरी दिला देते हैं अगर कुंडली में साथ में बैठे हों। सूर्य और शनि आपको किसी भी, आप देखना जिनकी कुंडली में सूर्य शनि साथ में बैठा है, ये किसी भी राज्य की कैपिटल सिटी के आसपास रहते हैं। ओके। सरकार शनि, सरकार के साथ कर्म है। जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, देश की कैपिटल दिल्ली है, ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, तो सूर्य शनि वाले कैपिटल सिटी के आसपास रहते हैं। सूर्य शनि वाला व्यक्ति आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल मिलेगा, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति मिलेगा। देखिए, लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो आपके अंदर अगर टैलेंट थोड़ा कम भी है ना, तब भी आपको बहुत ऊपर ले जाएगी लॉयल्टी। आप देखिए, मोदी जी के साथ अमित शाह घूमेंगे, अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया घूमेंगे, तो हर किसी के पास जो नंबर 2 होता है एक, ठीक है, वो नंबर 2 के पास भले कुछ ज़्यादा हो या ना हो, ठीक है, एक चीज़ ज़रूर होती है, वो लॉयल्टी है, ठीक है। सूर्य शनि वाले लोग लॉयल होते हैं, दैट इज़ वाई इनको फेवर मिलता है पावरफुल लोगों से, जो फेमस हैं, जो पावरफुल हैं, जो अपनी मेहनत से आगे पहुँचे हैं, वो इन पे विश्वास करते हैं, इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है जिसकी कुंडली में सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जब ये काम करने पे आते हैं, ये फिर बहाना नहीं मारते, यार एसी नहीं चल रहा था इसलिए काम नहीं कर पाए, ये चाहे जो हो जाए, आपका काम, इन्होंने अगर हाँ बोला है तो अब इनको पता नहीं है कि ये कैसे उसको सच करेंगे, अगर हाँ बोला है तो अपनी मेहनत से उसको सच कर देंगे। तो ये होता है सूर्य शनि, वेरी रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा, बहुत कम उम्र से जिम्मेदारी महसूस करने लग जाते हैं, सरकार के साथ या सरकारी कामों में या फिर किसी हायर पोजीशन के साथ इनका काम चलता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ इनका काम चलता है। और अगर ये है तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपका शनि आपके सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको ऐसा करना भी चाहिए, ठीक है। तो सूर्य शनि, हाँ, कुछ केसेस में पिताजी के साथ थोड़ी अनबन होती है, पिताजी के कई बार हेल्थ इशू हो जाते हैं, और कई बार मैंने ऐसा भी नोटिस किया कि पिताजी की अपनी ज़िंदगी में शनि और राहु घूम रहे होते हैं, यानी पिताजी ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अप एंड डाउन देखे हैं, काफ़ी तंग हुए हैं या परेशान होते हुए देखा है। और अगर मतलब जैसे सिर्फ सूर्य की अगर हम बात करें, अगर इसका प्लेसमेंट गलत होता है या कहीं पे भी हो, तो उससे हमें हमारे फादर के बारे में क्या पता चलता है? हम कुछ ऐसा सीक्रेट पेन लेके चल रहे हैं उनकी वजह से, ऐसा भी कुछ होता है? सूर्य आपके पिताजी को रिप्रेजेंट करता है, फेम को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य कुंडली में कहाँ बैठा है वो ये बताएगा कि आप कितने प्रसिद्ध होंगे और आपके पिताजी के साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सूर्य 8वें घर में बैठा है किसी का, तो ये फादर की लाइफ में, फादर ने बहुत कुछ देखा है, इसको कहा जाता है देश निकाला सूर्य। हो सकता है कि आपके पिताजी को घर से निकाल दिया गया हो, या फिर आपके पिताजी ने काम ढूंढने के चक्कर में खुद अपना घर छोड़ दिया हो, और यही चीज़ आपके साथ होगी, ठीक है। आपको भी अपना घर, बचपन जहाँ जन्म लिया वो छोड़कर आगे जाना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा। जिनका सूर्य 8वें घर में होता है, ये सक्सेस पाने के लिए बहुत डेस्परेट होते हैं, पर 8वां घर शमशान का घर है, ठीक है। सूर्य देखिए, राजा ना, शमशान घाट में कोई राजा नहीं, शमशान घाट में सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो जब सूर्य 8वें घर में बैठता है, तो आप ये पाओगे कि ऐसे लोग ना सक्सेस के लिए बहुत डेस्परेट रहते हैं, पर बहुत कठिनाइयों के बाद उन्हें सफलता मिलती है, वो बहुत अटेम्प्ट मारते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए और सूर्य को बलवान बनाने के कुछ प्रयास करने चाहिए। वहीं पर सूर्य जब 6ठे घर में, सन इन 6th हाउस, फैंटास्टिक पोजीशन, राजा साहब अब युद्ध के मैदान में आए हैं, जहाँ पे रोग, रिपु और शत्रु लोग सामने खड़े हुए, दोनों तलवार हाथों में लिए, राजा सबके गले काटता है। तो सूर्य जिनके 6ठे घर में, उनके शत्रु उनके सामने नहीं टिकते, लेकिन उनके पिताजी की हेल्थ खराब रहती है, फादर की, क्योंकि 6ठा घर बीमारी का भी घर है। सूर्य 6ठे घर में, एक इंटरेस्टिंग बात बनाओ, जो ट्रांसप्लांट होता है इन लोगों का, ठीक है। तो जिसका सूर्य कन्या राशि में 6 नंबर लिखा हुआ है या 6ठे घर में है, तो कुछ तो ट्रांसप्लांट होगा दोस्त आपका, ठीक है। हो सकता है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, और अगर बहुत भाग्यशाली हो तो बस एक नकली दांत लगेगा, ठीक है, या नकली बाल लगेंगे। तो ये ट्रांसप्लांट की पोजीशन बताता है। होता ही होता है। होता है, यस। मेरा खुद का है ना, मेरा भी हुआ, ठीक है। और मैंने जितने भी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनका देखे, उनमें भी 2-3 का हुआ है। कुछ तो अभी बहुत यंग है, उनकी अभी ऐसी कहानी नहीं आई है, पर जब वक्त आएगा तो कुछ ना कुछ कटेगा, कुछ नया लगेगा, ठीक है। डरना नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, आमतौर पे छोटी मोटी चीज़ ही होती है, ठीक है। सूर्य पहले घर में,
पहले घर में सूर्य बोला गया कि सबसे पावरफुल सूर्य है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली मेष राशि मानी जाती है और यहाँ पे पूरी सेना राजा साहब को सलाम कर रही है, तो राजा साहब यहाँ पे मजबूत महसूस करते हैं। आप देखिए सूर्य पहले घर वालों की पर्सनालिटी, ठीक है, लीडरशिप बचपन से है इनके अंदर, अथॉरिटी का जो सेंस है वो बचपन से आपको इनके अंदर दिखाई देगा। ये मदद नहीं मांग पाते। सूर्य पहले घर में बैठे, सूर्य 11वें घर में बैठे, ये लोग मदद नहीं मांग पाते, किसी से हेल्प नहीं मांग पाते, क्योंकि राजा ना कभी भी मांगते हुए अच्छा नहीं लगता। राजा तो अच्छा लगता है कि कोई सामने आए कि राजा साहब आपको पुत्र हुआ, ये ले मेरी माला पहन ले, खुश हो जा, ठीक है, ये राजा का एटीट्यूड है, देना आता है राजा को। आप देखिएगा लग्न में सूर्य है या 11वें घर में सूर्य है, 11वां घर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जीत का जश्न है सूर्य के लिए, तो राजा वहाँ बहुत खुश है। आप देखना ये टिप बहुत देते हैं, ये कभी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये 500 खाना खाएंगे, 200 रुपये रख देंगे, लो बेटा टिप है तुम्हारी। राजा का एटीट्यूड है देने का। इनकी मम्मी कहती रहती है इनसे कि अरे यार वो तो उसका काम है, उसको तो देना ही है, इंडिया में नहीं है ना टिप का कल्चर, इसलिए इनकी मम्मी के इनको फर्क नहीं पड़ता। और जब बात आएगी खुद के लिए कुछ मांगने की तो उनका मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि मांगते हुए, राजा मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। जब जिनका सूर्य 11वें घर में है, पहले घर में है, ऐसे लोगों को आप देखना कि ये किसी से लिफाफा तक नहीं ले पाते। आप इनके घर में जाओ और इनसे कहो कि ये लो बेटा तुम्हारे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं लेंगे। और ऐसी कोई कन्या है अगर, और ख़ास तौर पे वो 1990 के बाद अगर पैदा हुई है, क्योंकि 1990 से पहले तो देश काल पात्र इस कंट्री का अलग था, उसमें कम उम्र में शादी हो जाती थी, महिलाएं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, पिताजी ने जो डिसाइड कर दिया वही परम सत्य है, सनातन सत्य है। लेकिन 1990 के बाद देश बदल चुका है। तो अगर उसके बाद सूर्य 11वें में लेकर या पहले में लेकर कोई फीमेल आई है और फिर इसका बॉयफ्रेंड इससे कह दे कि बेबी प्यार तो ठीक है पर थोड़ा दहेज क्या मिलेगा मुझे, ठीक है, कहेगी बेटा मैंने अपने बाप से एक पैसा नहीं लिया कॉलेज के बाद और तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें पैसा दूंगी, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा होती है इनके अंदर। तो सूर्य ये इस तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट देता है पहले और 11वें घर में। दूसरे घर में सूर्य बैठा हो तो आपको अपने माता पिता को पैसे देने पड़ेंगे, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और जिस दिन नहीं करोगे, पहले तो राइट आई खराब होगी तुम्हारी, तुम्हारी दाई आँख खराब होगी, और उसके बाद तुम्हारे जो इनकम सोर्सेस हैं वो भी डाउन होने लग जाएंगे। तो सेकंड हाउस में सूर्य अपने परिवार के साथ हमेशा लगे रहना। देखिए परिवार जो है ना, परिवार में भी खासतौर पर माता पिता, आप देखो हमेशा ज्योतिष में इन दो प्लैनेट को लुमिनरीज बोला गया, या दो प्लैनेट को रॉयल प्लैनेट्स बोला गया, एक सूर्य दूसरा चंद्रमा, और इन्हीं को आपके हिंदू धर्म में माता और पिता बोला गया। आपके महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर, ठीक है, पंढरपुर में, पंढरपुर की बड़ी अच्छी कथा है एक, ठीक है, सुनेंगे, ठीक है। पंढरपुर में एक लड़का था, उसका नाम था पुंडलिक, ठीक है। तो पुंडलिक अपने माता पिता को बहुत अपमान करता था, गालियाँ बकता था, उनकी कोई बात नहीं मानता था, जब मौका मिलता था तब उन्हें धुतकार देता था। माता पिता दुखी हो गए थे और ये इतने सालों से हो रहा था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। माता पिता अपनी कुटिया के बाहर आते हैं, देखते हैं कि दूसरों के पुत्र उनकी सेवा कर रहे हैं अपने माता पिता को, ऊपर वो अपना दुर्भाग्य समझकर वापस लौट जाते हैं। पुंडलिक एक दिन ऐसे ही गांव में पंढरपुर में घूम रहा था, उसने देखा कि कई सारे लोग अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ काशी की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। पुंडलिक ने कहा यार मैं भी चलता हूँ काशी की यात्रा करने। तो वो अपने माता पिता और अपनी वाइफ के साथ काशी की यात्रा पे निकला। थोड़ा चलता है तो थक जाता है, तो पुंडलिक, उसकी वाइफ कहती है मुझे ना गोद में उठा लो, तो वो अपनी वाइफ को गोद में उठा लेता है और जैसे जानवरों के गले में रस्सी बांधते हैं ना, ऐसे अपने माता पिता के गले में रस्सी बांध कर उनको खींचने लगता है, ठीक है। अब ये दृश्य देखकर एक ऋषि का आश्रम आता है, ऋषि कुकर नाम था उनका। वो कहते हैं क्या कर रहे हो यार? वो कहता है कुछ नहीं, और बस काशी की यात्रा पे जा रहा हूँ, थोड़ा रास्ता भटक गया और ये बूढ़े माँ बाप हैं, इनको भी लेके जा ही रहा हूँ। तो ऋषि कहते हैं कि एक काम करो, आज तुम आश्रम में रुक जाओ, ठीक है। तो पुंडलिक कहता है ठीक है, रात हो ही गई है। माता पिता और अपनी वाइफ को सुलाता है। रात में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई पानी की आवाज़ आ रही है, कोई सफाई कर रहा है, ऐसा सुनाई देता है। पुंडलिक बाहर निकलता है। पुंडलिक कहता है कि 3 कन्याएं दिखती हैं उसे, 3 महिलाएं दिखती हैं। कहता है अरे आप लोग इतनी रात में साफ़ सफाई क्या कर रहे हो, कौन हो आप लोग? तो वो कहती है कि मैं गंगा, ये यमुना, ये सरस्वती। फिर वो कहता है अरे आप तो देवियाँ हैं, पर ये इन ऋषि के आश्रम में आप रात में आके सफाई क्यों कर रही हो? ये ऋषि तो खुद काशी कभी नहीं गया है, मैंने अभी आज सुबह पूछा था, ये कभी काशी नहीं गया है। तो देवियाँ कहती हैं कि भले ऋषि कभी काशी ना गए हों, पर इनकी काशी इनके माता पिता के चरणों में है, इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी माता पिता की सेवा की है, इसलिए आज हम इनका आश्रम साफ कर रहे हैं। पुंडलिक की आंखें खुल जाती है, उसे वो दृश्य याद आ जाता है कि कैसे मैं अपने माँ बाप के गले में रस्सी बांध कर उनको खींच रहा था। वो जाता है अपने माँ बाप से बहुत क्षमा याचना करता है और फिर अगले दिन एक बैलगाड़ी करता है, उसमें माता पिता को बैठाता है और खुद पैदल चलता है और काशी जाता है। लौटकर वापस जब ये लोग पंढरपुर आते हैं, अब पुंडलिक बदल चुका है, अब उसे ग्लानि से भरा हुआ है, अब उसे माता पिता की सेवा करने की जो इम्पोर्टेंस है वो पता चल चुकी, मालूम चल चुकी है। अब वो हर दिन माता पिता की सेवा कर रहा है, कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। साल दर साल बीतते हैं। भगवान विष्णु आते हैं परीक्षा लेने। तो रात का समय है,
पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबा रहा है, दरवाजा पीछे है पुंडलिक की पीठ के पीछे। भगवान विष्णु कह रहे हैं, पुंडलिक आजा, तुझसे मिलते हैं, मैं आया हूँ तुझसे मिलने, आजा, मुझसे नहीं मिलेगा। पुंडलिक ऐसे देखता है पीछे, कहता है कि रुक जाओ, अभी मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, पहले सेवा कर लेता हूँ, फिर तुमसे मिलने आऊँगा। ये लो ईंट रखिए, इस ईंट पे खड़े हो जाओ ताकि तुम्हें थोड़ी देर में आता हूँ। भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं। तो वहाँ पे भगवान विष्णु फिर दोनों कमर पे हाथ रख के वहाँ पे खड़े हो गए। और आज भी कहा जाता है कि पंढरपुर में जो भगवान विट्ठल का मंदिर है वो वही मूर्ति है जो पुंडलिक के टाइम पे भगवान विष्णु ने उसको दर्शन दिए थे। कैसे मिला? माता पिता की सेवा से। तो आपके घर में ही आपके सूर्य और चंद्रमा हैं और आप देखिए आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं। सब कुछ ज्योतिष में जितनी भी बातें जयेश लिखी हुई है ना यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको आप ही का उद्धार करने की बातें बताते चली जा रही हैं। और वहाँ नहीं समझ में आया तो हमारे सनातन धर्म में कई सारी ऐसी कथाएं हैं जिनसे यहाँ से नहीं समझे तो वहाँ से समझ लो। ये आपने जो एक कहानी बताई अभी जो विट्ठल देव की, महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी और कहानियाँ हैं। जैसे कोल्हापुर नाम की एक जगह है, उसमें एक छोटा सा गांव है पट्टन कडोली, जहाँ पे एक येलो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। और येलो फेस्टिवल इसलिए सेलिब्रेट होता है कि वहाँ पे जो उनके देव थे, कुल देव जो कहते हैं हम, कुल देवता, तो विट्ठल नाम से ही उनका एक और देव है जो वो कहते हैं कि अलग देव है, बट अगर हम स्टोरी सुने तो वो शेपर्ड्स के ही देवता थे। जैसे श्री कृष्णा है, विट्ठल देव जो है सेम ही पूरा सेम है। तो विट्ठल बिरदेव नाम से ये है। एंड इनके जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा निकलती है, आई थिंक अक्टूबर के टाइम पे होती है। अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, अक्टूबर आने ही वाला है, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज फेस्टिवल्स जो आपको जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए आपके लाइफ में एक बार। मैं जब गया था, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ ये याद है कि वहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और येलो दिख रहा है आपको सब जगह, सिर्फ येलो, क्योंकि वो हल्दी का एक प्रकार होता है जिससे वो वहाँ पे होली जैसा खेलते हैं। तो वो इतना, और वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि टर्मरिक इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, और आजकल कंजम्पशन कम हो गया है टर्मरिक का सबके लाइफ में। तो कहते हैं कि इससे खेल लो, आपके पूरे हेल्थ के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे सब। ये बात बड़ी सही है। हल्दी और एक चीज़ और है, हींग। हाँ, ठीक है। ज्योतिष में भी इसका इस्तेमाल उपायों के तौर पे बहुत बताया जाता है। जैसे कि जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, वो जुपिटर से रिलेटेड है, और जो हींग है वो राहु से रिलेटेड है। तो जैसे किसी को नींद नहीं आती है, जो सो नहीं पा रहा है, ठीक है, या फिर उसके जब वो रात में बिस्तर पे जाता है तो उसका नेटफ्लिक्स ओपन हो जाता है, या फिर उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही हैं, उसको नींद नहीं आ रही है, तो कहा गया इसको हींग का पानी पिलाओ। ठीक है। तो उसकी बॉटल में ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी आप हींग डालिए। या फिर अगर आपकी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना हींग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, समझ जाओ उसका राहु बढ़िया काम कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है। तो जब आप हींग खाने लग जाते हैं तो राहु एक तो शांत होता है। राहु शांत बेसिकली आपका मन शांत होता है और आपको नींद अच्छी आती है। और वहीं पे जो हल्दी का, जो आयुर्वेद में इसका रेमेडी लिखा हुआ है कि इफ़ समबडी इज़ स्ट्रेस्ड विद माइग्रेन, सर का दर्द उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो झूठे मुँह सुबह हल्दी अपने ज़ुबान पे रखना शुरू करे, 10-11 दिन वो करके देखेगा, उसका सर दर्द ठीक होने लग जाता है। तो यस, जो आपने कहा ना कि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ज्योतिष का ही एक हिस्सा होता है उपायों का, जिसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जैसे राहु के लिए आप मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है, केतु के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है, शनि के लिए शंख पुष्पी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे हर ग्रह की कुछ जड़ी बूटियां हैं जिसका या तो आप सेवन करिए। ठीक है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपके शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको भय बहुत लगता है, आपका बच्चा डरता बहुत है, तो आपको आप मार्ग के पाउडर की धूप बनाकर उसको जलाना चाहिए, या आप मार्ग के दातून भी आते हैं, दातून करना चाहिए। उससे वो डर, वो भय निकलने लग जाता है। वो राहु क्या है? राहु इल्यूजन है, भ्रम है। ठीक है। और भ्रम को ना, इसीलिए राहु को कनेक्ट किया गया माँ दुर्गा से। ठीक है। क्योंकि भ्रम, जैसे आपके भैरवनाथ जी को हो गया था वो भ्रम आपका माँ दुर्गा खत्म करेंगी। इसीलिए अच्छा, मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली जो दशा जाती है, और सबसे ज़्यादा धन और सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य और सबसे ज़्यादा सफलता जो दशाएं देती है, वो कॉमन है, वो एक ही है, शनि और राहु। शनि की महादशा हो, राहु की अंतरदशा हो, राहु की महादशा हो या शनि की अंतरदशा हो, ये दशाएं जब चलती हैं, जैसे इस साल भी अगर आप देखोगे तो शनि राहु एक समय आया था कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे ट्रांजिट में, गोचर में। इसलिए आपने देखा कि वो युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मिसाइल हो रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, देश में दुनिया में उथल पुथल मच रही है। तो शनि राहु जब आते हैं दशाओं में, तो आपके अंदर उथल पुथल भी मचाएंगे। आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो उथल पुथल आपके करियर में भी मचाएंगे, और जब दशाओं के रूप में आएंगे तो आपके मानसिक और शारीरिक में भी उथल पुथल मचाएंगे। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो शनि होते हैं माउंटेन्स, पहाड़।
और राहु है माँ दुर्गा, तो पहाड़ों में रहने वाली दुर्गा जी, ठीक है। तो आपको वैष्णो देवी के दर्शन उस समय करने चाहिए जब आपके ऊपर शनि राहु की दशा चल रही, या फिर कुंडली में आपके शनि राहु ट्राइन में बैठे या साथ में भी बैठे हुए हैं, तो आप माता वैष्णो जी की देवी के दर्शन करना शुरू करिए। कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये सारे जो देवी स्थल हैं, जो देवता के स्थल हैं हमारे बनाए गए हैं, इनके जो दर्शन मात्र करने से कईयों का बहुत फ़ायदा होता है। इसीलिए मैं आज के इस पॉडकास्ट में ये मैंने सोचा नहीं था कि हम ये सब बातें करेंगे, हम कुछ और बात करने वाले थे, पर आज ये निकला, आई थिंक किसी का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, किसी का जीवन बदलने वाला है। राइट। बट ये जो शनि और राहु की अंतर्दशा की आपने बात की, ये इस साल हुआ, नेक्स्ट कब होगा ये वापस? अभी टाइम लगेगा। अभी क्या हुआ कि देखो, राहु पीछे चलता है, तो राहु था पहले मीन राशि में, वो पीछे चल के कुंभ राशि में आ रहा था, और शनि थे कुंभ राशि में, वो आगे चलकर मीन राशि में जा रहे थे। अब ये कॉम्बिनेशन बहुत सालों बाद बनेगा। अच्छा, मेरा पूछने का इसके पीछे रीज़न ये था कि मैं सोच रहा था कि अगर अगले साल हो जाए तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लिए हम वापस। बट अगर ये जैसे वापस से जब आएगा तो हमें ऐसे ही युद्ध वापस से देखने मिलेंगे, एक्सीडेंट्स वापस देखने मिलेंगे। 2025 में आपने जो देखा है, 2025 वाज अ रफ ईयर एंड स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा साल था जिसमें 4 ग्रह अपनी जगह बदल रहे थे, अपनी लोकेशन बदल रहे थे। और जब शनि, जुपिटर, राहु, केतु जैसे भारी ग्रह जब अपनी लोकेशन बदलते हैं तो धरती हिलती है, ठीक है। जब बड़ा पेड़ कोई गिरता है ना, तो धरती में भूचाल आता है, ठीक है। तो ये इस साल लोगों ने देखा। इस साल आप देखिए, लोगों से पूछिए जीडीपी का हाल, इकोनॉमी का हाल, युद्ध होना, जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे पूछिए, रेवेन्यू डाउन हो रहा है, परेशानियाँ हो रही हैं। आज इस साल आपको कोई ना कोई बुरी खबर, मैं कहूँगा, ज़रूर सुनने को मिली होगी, ठीक है, कि किसी की नौकरी चली गई, किसी की डेथ हो गई, किसी का कुछ हो गया, किसी का बिजनेस चला गया, किसी के डाइवोर्सेस हो रहे हैं। तो ये साल थोड़ा टफ था और अभी भी चल रहा है। ऑल्दो ये जुलाई तक ज़्यादा टफ था, अब थोड़ा सा ईजी हो रहा है, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं, तो नवंबर तक ये थोड़ा सा ईजी आउट रहेगा। दिसंबर से फिर से शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो फिर वही सब देखना पड़ेगा। मुझे डर है 2026 का, ठीक है। 2026 में काफ़ी बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं, जो कि हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए आपको मेरे पास दोबारा आना पड़ेगा। बट सर, अगर टीजर देना हो 2026 का, 2026 ऐसा साल जाने वाला है जैसा अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। और अगर आपकी उम्र 25 साल से ऊपर की हो गई है, जो कि करियर, मैरिज, इस टाइप की है, तो दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी मेक और ब्रेक, ठीक है। इट इज़ अ डेंजरस ईयर, कठिन साल है, मुश्किल साल है, कुछ राशियों के लिए बहुत मुश्किल है। तो जो लोग 2025 को मुश्किल समझ रहे थे, अभी 2026 आने वाला है, ठीक है। जानने के लिए देखते रहिए। ओके, एंड कमिंग बैक टू जो हम ज्योतिष में अगर कोई समस्या, यही देखिए, ज्योतिष का काम ही यही है, वो आपको परेशानियां भी बताएगा, दिक्कतें भी बताएगा, और आपको पैटर्न्स भी बताएगा कि ये हो सकता है। नाउ इट इज़ योर जॉब कि आप उसके लिए रेडी रहें, तैयार रहें। तो घबराहट नहीं आनी चाहिए, डर नहीं आना चाहिए। ये आना चाहिए, ओके चलो, नया चैलेंज, नया, वो तो होता नहीं, गेम खेलते हो, न्यू चैलेंज अनलॉक्ड, ठीक है। तो एक ऐसे अनलॉक हो रहा है। और चाहे कोई भी ग्रह हो, खास तौर पे शनि और राहु, ये जानबूझकर आपके जीवन में आते हैं, आपको तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, आपको निचोड़ने के लिए। क्योंकि ज़्यादा जितने भी आप सफलता की ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, उसका रास्ता कठिनाइयों से ही होकर गुजरता है, शनि और राहु से होकर गुजरता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये वही दशाएं हैं जिसमें इंसान सबसे ज़्यादा गेन भी करता है। आप देखिए, कमेंट में लोग बताएंगे राहु की दशा में उन्होंने बहुत गेन भी किया, और राहु की दशा में वो बहुत परेशान भी रहे। शनि की 7.5 में, शनि की दशा में उन्होंने देखो, शनि का नाम ले लिया ना, खांसी आ गई मुझको, ठीक है। यही होता है, जब भी मैं राहु पढ़ाता हूँ ना क्लास में, शनि पढ़ाता हूँ, तो लाइट चली जाती है, नेट चला जाता है, वाईफाई चला जाता है, कुछ ना कुछ होता है। शनि भगवान दया करो, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि शनि की जो दशा है, 7.5 आती, इसी में लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, घर का रेनोवेशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में। और इसी दशा में सबसे ज़्यादा हार्डवर्क भी होता है, परेशानी भी इसी दशा में होती है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जैसे कई बार ना लोग कहते हैं कि इसकी शांति पूजा करा लो, उसकी शांति, बहुत सोच समझ कर आपको किसी ग्रह की शांति पूजा करानी चाहिए, क्योंकि वो ग्रह आपको तैयार करना चाहता था, ठीक है। आपके जीवन में भी कोई टफ टाइम आया होगा, जैसे मेरे जीवन में भी आया, हम सबके जीवन में आता रहता है। और शायद उसी टफ टाइम को अगर आज आप पीछे मुड़कर देखोगे तो लगेगा कि यार, वहाँ पे बहुत कुछ सीखा मैंने, ठीक है, जिस वजह से शायद आज मैं यहाँ पे हूँ। सोचो हम उसको ईजी आउट कर देते, स्मूथ कर देते, लेसन्स आप फिर लर्न। मेरा एक स्टूडेंट था, वो कहता था कि मुझे ना ज़्यादा नहीं, पंडित जी बस कुछ ऐसा हो जाए कि 10 करोड़ रुपए मुझे मिल जाए, 10 करोड़ रुपए में मैं पूरी अपनी ज़िंदगी काट लूँगा, ठीक है। मैं उसमें इतना एफडी में डाल दूंगा या म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, उसका इंटरेस्ट मिलेगा और बढ़िया मैं घूमूंगा, मौज करूँगा। तो जिनको ये लगता है ना कि वो काम ज़्यादा नहीं करना चाहते, या वो ज़्यादा दिन काम नहीं करना चाहते, बहुत जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, एक्चुअली में तुम सबसे ज़्यादा दुखी रहोगे। आपको जो लगता है ना कि वो दुबई में बीच के किनारे आप बैठे हुए हो, बढ़िया सनलाइट का मज़ा ले रहे हो, सनसोक्ड हो रहे हो, सनकिस्ड हो रहे हो, बढ़िया यहाँ पे आपकी ड्रिंक्स रखी हुई हैं, कब तक?
कितने दिन दोहराओ, कितने दिन घूमोगे, कितने दिन मज़े करोगे। अंत में आपकी जो खुशी है वो क्रिएटिविटी में छुपी होती है। अगर कोई इंसान कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा जनरेट नहीं कर, कुछ नया पैदा नहीं कर रहा है, हम इंसान मजबूर हैं कुछ क्रिएट करने के लिए। हमारी उत्पत्ति ही क्रिएशन की वजह से हुई थी, एक मेल फीमेल एनर्जी मिली थी, तब जाकर हम क्रिएट हुए थे। इसलिए हम जितने भी इंसान हैं ना, हमें कुछ क्रिएट करना ही पड़ेगा। वो क्रिएटिविटी आपके काम में आ सकती है। जैसे हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हम एक सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस आता है, एक हैप्पीनेस आती है इससे। जो व्यक्ति कुछ क्रिएट नहीं कर रहा होता, जिस व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी जीरो होती है, वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है, वो सबसे ज़्यादा बेचैन होता है। और यही व्यक्ति, इसी को सबसे ज़्यादा मास्टरबेशन की हैबिट लग जाती है, इसको सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, वल्गर थॉट बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी या तो काम में निकलेगी, नहीं तो ऐसे निकलेगी आपकी, ठीक है, कहीं तो निकलेगी। क्रिएटिविटी शुक्र है, ठीक है, वीनस है। वीनस आपके वीर्य को रिप्रेजेंट करता है, वीनस आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी लग्जरी, आपकी वेल्थ, इन सबको शुक्र रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको खुशी रहना है तो कोई काम जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, ऐसा आपको करते रहना चाहिए। जिनका सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन होता है ना, शनि, फिर से मैं कहूँ, शनि कर्म है, वीनस क्रिएटिविटी है, आपको सफलता किसी क्रिएटिव फील्ड में मिलेगी। आपके काम में आपको अपने जो क्रिएटिव थॉट्स है, या जो वीनस आपकी इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, अप्रिशिएशन है। सैटर्न वीनस वाले किसी की तारीफ नहीं कर पाते। आप देखना, किसी की कुंडली में सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है, ये तारीफ करने में हिचकिचाते हैं। इनको उनकी वाइफ भी अच्छी लगेगी ना, सुंदर लगेगी, हाँ ठीक लग रही हो, अच्छा है, बढ़िया, अरे ठीक बोला तो ठीक लग रही हो, ऐसा बोलेंगे। वो दिल खोल के कि वाह क्या मृग नैनी जैसे तुम्हारे नेत्र है, क्या सुंदर तुम्हारे बाल, वो बोल ही नहीं पाते। सैटर्न वीनस, बट ये कॉम्बिनेशन धन अच्छा दिलाता है सैटर्न वीनस, पर शादी अच्छी नहीं चलने देता, मैरिज अच्छी नहीं चलने देता। मैरिज में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, डिले और लड़ाई झगड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मैरिज वाला, लव वाला पार्ट, क्योंकि देखो सैटर्न ना थोड़ा सा ओल्ड प्लेनेट है, उसको एक ऐसा जज समझो जो बहुत बुढ़ा सा खूसट सा है, जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, उसको ये रोमांस कुछ पसंद नहीं है, ठीक है। जब शुक्र जैसा क्रिएटिव प्लैनेट उसके साथ जुड़ा, तो सोचिए एक बहुत क्रिएटिव सा कोई बच्चा है और वो उसके सामने एक स्ट्रिक्ट सा टीचर बैठा हुआ है, उसकी क्रिएटिविटी खत्म होने लग जाती है, या फिर वो उसका सही यूज़ नहीं कर पाता है, या फिर वो तारीफ नहीं कर पाता, अप्रिशिएट नहीं कर पाता, इमेजिनेशन भी उसकी थोड़ी वीक होने लग जाती है। लेकिन ये लोग मेहनती मिलते हैं और धन अच्छा कमाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी और पर्सनल लाइफ में कुछ इनके इशूज़ क्रिएट होते हैं। अब शनि की बात निकली ही है, तो अगर किसी को अपना करियर जानना है कि मैं क्या काम करूँ जिससे मुझे, इसके कई सारे तरीके होते हैं ज्योतिष के अंदर, जिसमें बाकी मैं क्लासेस में पढ़ाता ही हूँ, कुछ मैं अभी बता दे रहा हूँ। एक तो सबसे पहले आपको ट्राइन देखना आना चाहिए। ट्राइन मतलब होता है सिंपल, आप शनि से काउंट करिए कि 5वां घर कौन सा है, और शनि से काउंट करिए 9वां घर कौन सा है। ओके तो आई थिंक मुझे आपको इस पर शो करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो अगर स्टूडेंट हमें देख रहे हैं तो उनको करियर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसा भी देखो, ठीक है, मान लेते हैं शनि यहाँ बैठे, ठीक है, सेकंड। अब हमें यहाँ से 5 नंबर काउंट करना है, 1 2 सब एंटी क्लॉकवाइज आएगा, 3 4 ये आएगा 5। और यहाँ पे अगर आपका वीनस कोई भी बैठा है, मार्स बैठा है सपोज, ठीक है, तो अब हम ये मानेंगे कि शनि मंगल के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो जो 5वें पे शनि की वो जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जो शनि से 9वें पे ये वाला हाउस आ जाएगा, वो जुड़ा हुआ है। अब मैं आपकी परीक्षा लूंगा, ठीक है, मान लेते हैं कि सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है। अब आप बताइए कि इससे 5वां कौन सा हाउस आएगा। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 फर्स्ट हाउस है। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे राहु बैठा था, तो हम ये कहेंगे शनि राहु एक साथ बैठे हैं। तो आपके करियर में राहु का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यानी आपका करियर फॉरेन कंट्री में बनेगा, एआई में बनेगा, मशीन लर्निंग में बनेगा, ठीक है, और विदेशी कंपनी में बनेगा। और यहाँ से फिर 9वां काउंट करिए, शनि से 9, तो ये 5 था, 6 7 8 9, तो यहाँ पे मान लेते हैं मंगल बनेगा, हाँ। तो हम कहेंगे कि ओके, इसका शनि राहु और मंगल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, अब इसके करियर में ये चीज आपको देखनी है। इसका मतलब शनि के साथ जो बैठ जाए और शनि से 5 और 9 में जो बैठ जाए, वो चीजें वो प्लेनेट आपके करियर में इम्पैक्ट डालते हैं। तो अब एक एक करके इसको समझते हैं। शनि के साथ अगर राहु बैठा है तो सबसे पहला चीज आपके साथ जो होगी कि आपको
आपका करियर विदेशी कंपनी में बनेगा, आपका करियर एक ऐसे जगह बनेगा जहाँ पे आपने कभी नहीं सोचा था, आपने उसकी पढ़ाई नहीं करी, उसकी लिखाई नहीं करी है। एआई जैसी चीज़ें, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें जो अनऑर्थोडॉक्स करियर है, जो कि शायद आपके घर में कोई नहीं करना चाहता था या किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे आपके घर में कोई विदेश नहीं गया था, आप विदेश चले जाओगे, ठीक है। आपके घर में कोई रियल एस्टेट में का कोई काम करने का नहीं सोच रहा, आप चले जाओगे वहाँ पे। तो राहु अनऑर्थोडॉक्स है, जो कभी नहीं सोचा वो राहु है। तो शनि राहु का कंजंक्शन है, तो इस तरह के काम है। विदेश में ज़्यादा आपका कर्म छुपा हुआ है। शनि राहु में आपको सांप बहुत मिलेंगे, ठीक है, आस्तीन के सांप, ठीक है। तो आपके करियर में जितने लोग भी आएंगे, जो कलीग बनेंगे आपके, आप अपने दिल की बातें उन्हें मत बताना, अपने प्लान्स उनके साथ मत शेयर करना। वो सांप हैं, वो डसेंगे आज नहीं तो कल आपको। तो शनि राहु वालों थोड़ा सावधान रहना। शनि राहु वाले बहुत स्पीड में आगे बढ़ते हैं और उतनी स्पीड से गिर भी जाते हैं, ठीक है। और गिरने का कारण बस वही नाग होते हैं जो आपके आसपास हैं, जो कि आपके पीठ पीछे आपका बुराई करते हैं। तो इसलिए इनसे जलने वाले, जेलस होने, शनि राहु से जलने वाले लोग बहुत होते हैं और बिना बात के जल रहे हैं। या तो शनि राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए, या सेकंड हाउस में आपको शनि की या राहु की दृष्टि आ जाए, आपको इतने जलने वाले लोग मिलेंगे। या शनि राहु बैठ जाए सेकंड हाउस में, आप कहोगे यार इतना है भी नहीं मेरे पास, मैं कौन सा एलवी का, गुची का बैग लेके चल रहा हूँ जो ये मुझसे इतना जल रहे हैं। ये शनि राहु में होता है। वहीं पे अगर किसी का शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, ये इंजीनियर ही मिलेगा आपको। ये किसी ना किसी मशीन या टूल्स के साथ ही काम कर रहा होगा। सिविल इंजीनियर होगा, इलेक्ट्रिक इंजीनियर होगा, या फिर कंप्यूटर्स का कोई काम कर रहा होगा, या रियल एस्टेट में मिलेगा आपको। मंगल रियल एस्टेट है, या डिफेंस रिलेटेड कोई काम करता हुआ आपको मिलेगा। सैटर्न मार्स, ठीक है। आमतौर पे ये इंजीनियर मिलते हैं या तो रियल एस्टेट में मिलते हैं आपको। वहीं पर अगर कोई कॉम्बिनेशन आपका बन जाए शनि के साथ बुध का, अब ये व्यापारी मिलेगा आपको, बिजनेसमैन मिलेगा। और इसके काम में बुध वाणी है, बोलने का काम है, इसके काम में कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो जाएगा। बुध आईटी का काम है, तो ये आईटी इंडस्ट्री में मिल सकता है, आईटी प्रोफेशन में मिलेगा आपको जाके। तो ये शनि के साथ जो प्लेनेट जुड़ गया वो प्रोफेशन। अब मान लो किसी का शनि बुध और राहु है, तो ये व्यक्ति अपना कर्म बनाएगा आईटी इंडस्ट्री में, बट फॉरेन कंट्री में, ओके, ठीक है। ये इस तरह से ये चीज ये चलती है। मान लेते हैं शनि के साथ बुध है, राहु है और मंगल भी है, तो ये व्यक्ति आईटी इंडस्ट्री में काम करेगा, विदेश जाएगा और उसके बाद ये अपना पार्ट टाइम रियल एस्टेट का काम भी शुरू कर देगा। इस तरह से आपकी पूरी करियर की जर्नी शनि से जो भी लिंक होता है, शनि से दूसरे घर में जो बैठता है, शनि के साथ जो बैठता है, शनि से 5-9 में जो बैठता है, वो डिसाइड करते हैं। शनि के साथ शुक्र में हमने कहा फैशन इंडस्ट्री, जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, या कोई भी क्रिएटिव फील्ड है, मेकअप का कोई काम है, वेयर जहाँ पर भी आपकी क्रिएटिविटी आ सके, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, आर्किटेक्चर है, ये सब शनि सैटर्न वीनस के प्रोफेशन होते हैं। सैटर्न केतु वाले तो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, ठीक है। वो आज नहीं तो कल ज्योतिष सीखेंगे ही सीखेंगे। और सैटर्न केतु की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी। सैटर्न जुपिटर, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन। अगर किसी के पास मिल जाए कि उसका शनि गुरु के साथ बैठा हुआ है, या फिर उसके शनि से 5वें में 9वें में गुरु आ रहे हैं, या शनि जिस भाव में बैठा है उससे जस्ट अगले भाव में गुरु बैठे हुए हैं, ये बहुत भाग्यशाली लड़का है या लड़की है। इनसे पूछना कभी कि जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे मम्मी पापा को जीवन में कोई अच्छा काम हुआ था, तो कहेंगे हाँ मेरे पापा ने प्रॉपर्टी ली थी, मेरे पापा का प्रमोशन हो गया था, मेरे पापा का ये काम बन गया था, वो काम बन गया था। ऐसी कहानियाँ आपको मिलेंगी सैटर्न जुपिटर के केस में। सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन अगर बन जाए किसी भी हाउस में, तो कहा जाता है कुंडली में राहु केतु फिर ज़्यादा परेशान नहीं करते, ज़्यादा तंग नहीं करते आपको, ठीक है। सैटर्न जुपिटर वाला व्यक्ति उम्र बस इसको एग्जिस्ट करना है, ये बस जैसे जैसे बड़ा होगा इसको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, काम भी मिलेगा, इसकी तरक्की भी होती चली जाएगी। सैटर्न सन में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, सरकारी काम या अथॉरिटी से रिलेटेड कोई काम, मैनेजमेंट के कोई काम सैटर्न सन में इनको सूट करते हैं। तो ये सैटर्न के हैं। तो अगर आपको किसी को करियर डिसाइड करना है, जस्ट ये एक टेक्निक है। इसके अलावा भी बहुत टेक्निक होती है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कॉस्मिक कोड बनाया ना, ठीक है, इसमें यही सारी टेक्निक हमने डाल रखी है, ठीक है। कि आपको करियर का, मैरिज का कोई भी सवाल है, तो ये कुंडली मैंने खुद बनाई। इसका सारा कंटेंट मैंने बहुत साल लग गए इसको बनाने में, क्योंकि शुरुआत में इतने रिसोर्सेज होते नहीं थे, ठीक है। बाद में जब धीरे धीरे रिसोर्सेज आए तो एक समय आता है कि गिव बैक, दो, अब देने का समय आ गया, तो हमने कॉस्मिक कोड क्रिएट किया है। ये एक ऐसी कुंडली है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। सबसे पहले हमने इसमें शुक्र डाला, ठीक है। आमतौर पे आपकी कुंडली वो ब्लैक एंड वाइट होती है, उसमें ज़्यादा रंग नहीं होते, तो इसमें हमने, ताकि लोग, एक तो पढ़ना भूल गए हैं लोग। अभी वो आप एआई की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो इंटेलेक्चुअल ओबिसिटी बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर, तो लोग पढ़ना नहीं चाहते, तो थोड़ा क्रिएटिव करना पड़ेगा। तो हमने इसमें क्रिएटिव बहुत काम किया है, और इस तरह से आप करियर डिसाइड कर। इसके अलावा भी जैसे बृहस्पति होरा शास्त्र में लिखा है, शनि से 10वां घर देखिए। जैसे हमने भी 5-9 काउंट किया, ऐसे ही शनि से 10 काउंट करिए। जो राशि और जो प्लेनेट आएगा वही आपका करियर है, ओके। एक ये भी टेक्निक होती है। एक टेक्निक ये होती है कि आपकी कुंडली का जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, जो आपका आत्मा कारक है, उसे नौमांश में देखिए जाकर, वो किस राशि में बैठा है, किस प्लेनेट के साथ बैठा है, किसकी दृष्टि आ रही है, वो आपका करियर बन जाता है। तो जब कोई एस्ट्रोलॉजर होता है ना, तो ये 3-4 टेक्निक या 5 टेक्निक्स में महारत हासिल करता है, और फिर सारी टेक्निक का यूज़ एक कुंडली में करता है, और उन सब का क्रक्स आपको वो उसे हम कहते हैं प्रेडिक्शन।
ओके कि पंडित जी ने प्रिडिक्ट किया है कि ये चीज़ होने वाली है। तो कभी भी प्रिडिक्शन एक कॉम्बिनेशन को देखकर नहीं होती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे मुंह से अगर कुछ ऐसा निकल जाए कि आपको डर लगे तो मत डरना, क्योंकि आपकी कुंडली में हो सकता है और भी कई सारे कॉम्बिनेशन हो जो उसे निगेट कर रहे होंगे। तो जब भी कोई प्रिडिक्शन करता है ना, तो एक कॉम्बिनेशन पे नहीं होती, प्रिडिक्शन मल्टीपल चीज़ों को देखकर होती है। और मैं तो अपने क्लासेस में लोगों को बताता भी हूँ कि जब 3 जगह से दिखे आपको एक ही कि भैया इसकी शादी नहीं बचेगी, 7th हाउस में केतु भी था, 7th लॉर्ड 8th हाउस में भी चला गया और शुक्र के साथ भी केतु मिल गया आपको, तो अब 3 जगह से आपको पता चल रहा है कि शादी अब नॉर्मल नहीं जाने वाली है, विवाह अब नॉर्मल नहीं जाने वाला है। आप वहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो ये होगा। फिर दशा और ट्रांजिट देखकर आप टाइम बता देते हो ओके कि ये इवेंट पक्का है, क्योंकि 4 जगह से 3 जगह से मुझे दिख रहा है और ये दशा ये टाइम इसको ट्रिगर करेगा, तब ये जाकर हो जाएगा। नाउ द पर्सन इज प्रिपेयर्ड कि ओके ऐसा हो सकता है। अभी कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, हस्बैंड की कुंडली में था डाइवोर्स का योग, वाइफ की कुंडली में नहीं था, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि वो आए इसलिए थे क्योंकि उनकी वाइफ 6 महीने पहले उनको छोड़कर चली गई, ठीक है। अब वो कहीं और रहती हैं और हस्बैंड कहीं और रहते हैं। हस्बैंड रियली वांट कि वो अपनी वाइफ के साथ वापस आ जाएं, और वाइफ की राहु की दशा चल रही तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। वो अलग ही जोन में, जब राहु की दशा चलती है तब व्यक्ति जो कहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ बस वही सही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला डायलॉग सुना होगा आपने। राहु की दशा में लोग यही कहते हैं कि मुझे तुमसे फर्क नहीं है, क्योंकि राहु कहता तुमने मुझे अमृत नहीं पीने दिया, ठीक है। जब मैं अमृत पीने आया था तुम सब लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए थे और आज मुझे ज्ञान देने आ रहे हो तुम सब। राहु की दशा में लोग सुनते नहीं है, लगन में राहु है ज़्यादा सुनते नहीं है। और आजकल जिनका कुंभ लगन है, यानी कि पहले घर में 11 नंबर लेकर, उनके तो लगन में आगे राहु बैठा हुआ है। कुंभ राशि है, उनके चंद्रमा के ऊपर आके अभी 2025 में राहु बैठा हुआ है, ये नहीं सुनेंगे किसी की। और ये थोड़ा सा इनके विचार फॉगी भी होंगे, इनको समझ नहीं है। राहु धुंध है, स्मोक है राहु, ठीक है। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें, कुंभ राशि को खास तौर पे आजकल, ठीक है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। ये करियर में आई थिंक लोगों को हेल्प होगी इससे। एक मैं आपको कॉम्बिनेशन पूछना चाहता हूँ, इसके बारे में आप मुझे बताइए। अगर आपके 11th हाउस में नेपच्यून, केतु, सन और मर्क्यूरी है तो इसका क्या मतलब होता है? अभी बड़ा रैंडम सा कॉम्बिनेशन है, पर मैं इसको और ईजी कर देता हूँ आपके लिए। केतु का बड़ा भाई है नेपच्यून। केतु जो करता है नेपच्यून उसका 1.5 गुना ज़्यादा करता है। तो केतु अगर आपको तमाचा मारेगा, नेपच्यून चाकू मारेगा आपको, ठीक है। तो नेपच्यून को इस तरह से समझना है। मैंने केतु के बारे में आपको क्या बताया था, याद करिए केदारनाथ की कथा, ठीक है। तो अब जब केतु के साथ नेपच्यून, उसका बड़ा भाई भी बैठा, तो दो भाई दोनों तबाही, ठीक है। 11वें घर में बैठे हैं, 11वां घर आपकी डिजायर का है, आपकी इच्छाओं का है, ठीक है। ऐसे लोगों की जो जिस चीज़ के पीछे कहेंगे ना ये चाहिए मुझे, बस वही नहीं मिलेगा। मान लो ये कहें कि मुझे नीले रंग की BMW चाहिए, वही नहीं मिलेगी, सफ़ेद की मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस भी डिज़ायर के पीछे आप भागोगे वो डिज़ायर और तेज़ी से आपके पीछे भागेगा। इनके लिए मैं एक डायलॉग कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उससे ना मिलवाने के लिए तुम्हारे पीछे लग जाती है, जो तुम्हें मिले ना। लेकिन क्या ये होगा कि जिसके पीछे ये भाग रहे थे वो नहीं मिलेगा, बट जो आपने पहले बात की थी कि उससे बहुत बेटर मिलेगा, वो सैटर्न के केस में होता है। जब शनि, मान लीजिए अब ये 11th हाउस में शनि 5वें घर में बैठ के सीधे करेक्शन बनाए तो ये चीज़ हो जाएगी, या शनि 10वें में बैठ जाए और ये 11वें घर में, तो ये चीज़ हो जाएगी, आपको उसको बेहतर मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली में आपको करना क्या चाहिए, इनको ना किसी चीज़ से अटैच नहीं होना चाहिए, किसी इंसान से, किसी काम से, किसी प्रोफाइल से, किसी मेटल से अटैच मत हो। आप बस कहो कि आज के दिन मैं क्या कर सकता हूँ, आज का दिन मैं कैसे जीत सकता हूँ, आज का दिन मैं कैसे विजयी बना सकता हूँ अपने लिए। बस आप एक एक दिन जीतते जाओ, जिंदगी जीत जाओगे। लेकिन जब आप किसी डिज़ायर के पीछे चपक जाओगे, ठीक है, कि मुझे ना नेहा से ही शादी करनी है, तो नेहा कहेगी बस तुम ही से नहीं करेंगे, और तुम लाखरी भी होगे इस दुनिया के तब भी तुमसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जब 11th हाउस में केतु, नेपच्यून ऐसे प्लेनेट आ जाते हैं। ओके, ये एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी का था। तो ये बेसिकली उनका एक और है 10th हाउस में, उनके जैसे सैटर्न और वीनस है। ये क्या बताता है? सैटर्न वीनस, मैंने कहा ना क्रिएटिविटी, ठीक है। सैटर्न वीनस धन बहुत देता है, मैंने अभी आपको बोला थोड़ी देर पहले। और 10th हाउस तो खुद का शनि का घर है, ठीक है। शुक्र वहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो शुक्र अगर वहां पर बैठा हुआ है, अच्छा आपने नरेंद्र मोदी बोला ना, मैंने नरेंद्र मोदी का कॉम्बिनेशन नहीं बताया, मैंने 11th हाउस में केतु या नेपच्यून के बारे में बताया, ठीक है। उनका सूर्य भी वहां बैठा हुआ है। सूर्य जब वहां बैठता है तो जीत का जश्न होता है। मैंने याद करो आपको बताया था कि अगर किसी महिला का सूर्य पहले और 11वें में, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। ये तो सूर्य वहां पर बैठकर वो चीज़ कर रहा है। बुध जब 11वें घर में होता है तो इंसान अकेला होता है। तो आपको जो मोदी जी दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता था मोदी जी का चार्ट है, पर बुध 11वें घर का व्यक्ति, उसके पास ज़्यादा दोस्त नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो अपने कर्म में, काम में इतना व्यस्त हो जाता है, बिजी हो जाता है कि वो लोनली हो जाता है, अकेला हो जाता है वो। अब सूर्य भी वहाँ है, बुध भी वहाँ है, केतु भी वहाँ, नेपच्यून भी वहाँ, ये एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। जो कि अब क्योंकि मेरा पॉडकास्ट करने का नज़रिया ये है कि
लोग अपनी कुंडली देखें, मोदी जी तो शायद देखें या ना देखें पॉडकास्ट पर, कई सारी जो ऑडियंस देखेगी वो अपनी कुंडली समझे। सैटर्न वीनस के केस में मैंने आपको बताया धन देता है, विवाह का बोला था ना मैंने कि ये मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रखता। सैटर्न वीनस देख लीजिए मोदी जी की मैरिड लाइफ। करेक्ट। कि तो बेसिकली आपकी कुंडली में से आपको सब कुछ पता चल सकता है। यस, एवरीथिंग आपका जीवन कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा, सब कुछ पता चल जाता है। देखो पता तो चल जाता है ना, बात है एक्सेप्ट करने की। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है, और यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यहीं पे दिक्कत क्रिएट होती है। जिस दिन आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, उस दिन सब सही हो जाता है। एक चीज़ और सोचते हैं लोग कि जीवन में सफल होने की ना बहुत कठिन स्टेप उठाने पड़ेंगे, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे आज मैं आपको एक बड़ी बढ़िया बात बताता हूँ। इस प्रकृति ने जो जीवन बनाया है ना, वो हमेशा ईजी ही बनाया है। आप बहुत बुक्स पढ़ते हो, आपके यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, लोग बहुत सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज को लेकर आप कितनी भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो, मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, वहाँ पर एक ही बात कही जा रही है, केयर करो, केयर दो और कम्युनिकेशन अच्छा बना कर रखो। ये सारी रिलेशनशिप का यही क्रक्स है। लाइफ इज़ ईजी, बस इतने ही तो एक्सेप्ट करना है व्यक्ति को, पर नहीं, वो नहीं करेगा। वो कहेगा कि मुझे 101 तरीके बताओ, मुझे नग नगीने पहनाओ, मुझे कुछ पूजाएं करवाओ, कुछ मेरे साथ कुछ बड़ा करो, तब मैं उस पर विश्वास करूंगा। कोई ताबीज़ लेकर आओ मेरे लिए, तब मैं उस पर काम करूंगा। लाइफ वॉज ऑलवेज ईजी, लाइफ इज़ ऑलवेज ईजी। करियर बनाना है किसी को, मेहनत करो, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, पढ़ाई करो, ठीक है, बॉडी बनानी है, वजन कम करना है, अच्छी डाइट खाओ, अच्छे सो, यही तो क्रक्स है। घुमा फिरा के हर किताब में यही लिखा हुआ है, घुमा फिरा के हर मोटिवेशनल स्पीच में यही लिखा हुआ है। तो लाइफ इज़ ईजी। हम जो है कि हमें ईजी चीज़ें पसंद, इंसानों को ईजी चीज़ें पसंद नहीं। उन्हें लगता है कि हमारा जीवन कुछ स्पेशल है, हम कुछ स्पेशल हैं, तो कुछ कठिन ही होगा तब हमारा उद्धार होगा। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। आप देखिए एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है रस खान की, ठीक है। रस खान एक मुस्लिम थे, वो काबुल से आते थे और एक दिन वो वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे। वहाँ पर वो एक पान की दुकान पर पहुँचते हैं। पान की दुकान में उन्होंने देखा कि ये कन्हैया की, उन्हें नहीं पता ये कौन है, ठीक है। वो लगे कितनी सुंदर फोटो लगी हुई है। तो रस खान जी को सुंदर चीज़ें बहुत पसंद आती थी। उन्होंने मूर्ति देखी, पान खा रहे थे, तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि ये कौन है। तो पान वाले ने कहा ये यहाँ के राजा हैं, और वहाँ रहते हैं वो मंदिर में, बांके बिहारी में, ठीक है। क्या अच्छा, इतना सुंदर है तुम्हारा राजा? कहते हैं हाँ है। अब वो चले गए धीरे धीरे मंदिर के पास, वहाँ पहुँचे। अब वहाँ के द्वारपालों ने रोक दिया कि अरे भैया कहाँ। वो अपनी टोपी वोपी लगा के पहुँचे थे, बढ़िया दाढ़ी रख के, तो भेष उनका बता रहा था वो किस धर्म के हैं। तो द्वारपालों ने रोक दिया। वो कह रहे क्यों, मुझे तो तुम्हारे वो राजा से मिलना है, वो सुना है बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है, ठीक है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो कहते वो बाहर नहीं आते, वो ठीक है, वो अंदर रहते हैं। उन्हें नहीं पता, वो सोच रहे हैं कि सच में कोई रियल इंसान अंदर है, उन्हें नहीं पता कि ये विग्रह स्थापित है यहाँ पर। अब वो लड़ाई करने लग जाते हैं। तो द्वारपाल पंडित हरिदास को बुलाते हैं। तो हरिदास जी आते हैं, गुरु हरिदास जी। वो कहते हैं कि एक काम करो, तुम भी यहीं के चौकीदार बन जाओ, जब वो बाहर निकलेंगे तो तुम देख लेना उनको, ठीक है। तो वो कहते हैं अच्छा, रस खान अच्छी फैमिली से आते, तो छोटी मोटी फैमिली से नहीं आते, तो वो प्रिंस थे, ठीक है। तो कहते ठीक है यार, बहुत टाइम तक महल में रह लिया, थोड़ी दिन चौकीदारी करके भी देखता हूँ। एक दिन, 2 दिन, कई दिन बीतते हैं, ठीक है। उसके बाद रात में उन्हें लगता है कि कोई एक राजकुमार सा बांसुरी लिए हुए, मोर के पंख बालों में लगाए हुए, रात में निकलता हुआ महल से जा रहा है, मंदिर से जा रहा है। अब रस खान कहते हैं यही है वो राजकुमार, इसको मुझे देखना है। वो पीछे पीछे जा रहे हैं, देखते देखते श्री कृष्ण चले जाते हैं निधिवन के अंदर, ठीक है। और निधिवन में फिर बंद हो जाते हैं कपाट। अब रस खान फिर से विचलित हो गए कि कैसे देखूं मैं। तो वहाँ पे एक झरोखे से देखते हैं, तो देखते हैं कि जो जितनी भी लताएं हैं वो सब गोपियाँ बन गई, और कृष्ण वहाँ पे रासलीला कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। वो धुन में मंत्रमुग्ध हो गए रस खान। और तब से लेकर आज तक हम, वो एक मुस्लिम होने के बावजूद भी, वो हिंदू धर्म में श्री कृष्ण के चरित्र पर उन्होंने कितने गीत लिखे, कितनी कविताएं लिखी। आज भी आप जाइए वृंदावन में, रस खान जी का नाम बड़े प्यार से लिया जाता है, बड़े प्रेम से लिया जाता है। तो ये एक्सेप्टेंस, ठीक है, कि मैं अपने धर्म कास्ट क्रीड के हिसाब से रुका हुआ नहीं हूँ। मुझे जो चीज़ प्रत्यक्ष दिख रही है और जो सच है, मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ, और यही अटूट विश्वास है, ठीक है। आप देखोगे ना, जो सनातन की पौराणिक कथाएं हैं, इसमें 12 नंबर का और 14 नंबर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। 12 साल का वनवास पांडवों ने किया था, 14 साल का वनवास भगवान श्री राम ने किया था। तो कहा यह जाता है कि कोई भी चीज़, कोई भी काम, आप किसी भी चीज़ में 12 साल स्ट्रगल कर लो या 14 साल स्ट्रगल कर लो, आप उसमें माहिर हो जाते हो या सिद्ध हो जाते हो आप, ठीक है। एक पुजारी जी थे वृंदावन के,
वो क्या करते थे कि वो रोज़ सुबह नदी में नहाने जाते थे और जाते समय कुछ फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा देते थे, ठीक है। अब उन एक बार चढ़ाया, 2 बार चढ़ाया, ऐसे चढ़ाते चढ़ाते 12 साल हो गए और 12 साल ख़त्म होने के बाद जब 13वां साल लगा तो वो बीमार थे, किसी वजह से वो वहाँ पे फूल चढ़ाने नहीं जा पाए, ठीक है। दिन निकल गया, दोपहर हो गई, शाम निकल गई, ठीक है। वो भी विचलित हैं कि मैं फूल नहीं चढ़ा पा रहा हूँ, नहाने नदी पे नहीं जा पा रहा हूँ। तो एक छोटा सा लड़का आता है जो एक गैया लेकर आता है उनके आश्रम के बाहर, कहता है पंडित जी भूख लगी, कुछ है खाने को? तो कहते हैं कि ठीक, देखता हूँ कुछ बना होगा तो देता हूँ तुम्हें। बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ खिला दो बाबूजी मुझे, ठीक है। कहते ठीक है कुछ खिला दो। तो वो अंदर से कुछ खाने का बना के लेकर आते, कहते हैं ना मेरे हाथ में तो देखो माटी लग गई है, मिट्टी लग गई है, मैं कैसे खाऊंगा, आप ही मुझे खिला दो, ठीक है। तो वो खिलाने लग जाते हैं और फिर वो बच्चा रोने लगता है, वो बालक रोने लग जाता है। तो पंडित जी पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो? कहता आज फूल चढ़ाने नहीं आया आप, ठीक है। बड़ा विचलित था सुबह से, आज आप आए नहीं। वो समझ गए कि वो श्री कृष्ण आए, कन्हैया आए हैं। तो अगर आप भक्ति भी करते हो या फिर आप किसी भी गोल के लिए 12 साल लगा देते हो, 14 साल लगा देते हो, तो आप श्री कृष्ण से भी मिल सकते हो और भगवान श्री राम की तरह राजा भी बन सकते हो। आप देखिएगा पांडवों की कहानी हमें यही बता रही है कि 12 साल उन्होंने वनवास लिया, 1 साल का अज्ञातवास लिया, उसके बाद वो क्या बने? उसके बाद राजा बने वो। भगवान श्री राम की भी यही कहानी हमें बता रही, कथा यही बता रही है कि 14 साल का वनवास, कष्ट झेला, संघर्ष किया, अपने आप को प्रूव किया और उसके बाद लंका जीत गए और राजा बन गए। वो राजा कोई कितने राजा आए जयेश? कम राजा आए क्या इस दुनिया देश में? बहुत राजा आए। नाम याद है आपको? नहीं याद है। आपको भगवान श्री राम का नाम याद है, आपको श्री कृष्ण का नाम याद है, इसीलिए याद है क्योंकि संघर्ष से ही बनती है खूबसूरत कहानी, ठीक है, विजय की कहानी। आप एकलव्य की कथा भी सुन लो, यही हुआ था वहाँ पर भी। तो यही चीज़ है, आपको बस एक्सेप्ट करना है कि यस, अगर मेरे जीवन में मुझे आज लग रहा है कि मेरे रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रहे हैं, आज लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब खो दिया, शुरुआत है किसी अच्छी चीज़ की, कुछ बढ़िया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। हमेशा कुदरत उतना ही देती है, जब आप मेहनत करते हो ना तो आप जो मांगते हो उससे ज़्यादा ही देती है आपको, ठीक है। हम में से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि यार इसके तो मैं हकदार भी नहीं हूँ, जो चीज़ मुझे मिल गई, जो चीज़ मुझे प्राप्त हो गई, कई लोग हम में से महसूस करते हो, इसीलिए करते हैं कि सच में नहीं हकदार होते हो, तुम्हें बस किसी की कृपा से मिल रहा है, ठीक है। यही बात जो हमने एक्चुअली पॉडकास्ट की शुरुआत में भी की थी कि कंसिस्टेंट आप अगर हो और आप वो एफर्ट्स डाल रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है जो भी आपको ज़िंदगी में मिलना चाहिए। एंड शायद जो भगवत गीता में भी कहा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, वो कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे उसी लिए। बिल्कुल 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 हो जाता है। देखो आप अपनी कुंडली में जो लेकर आए हो मिलेगा उतना ही, इस जन्म में उतना ही मिलेगा। उसको बदलना है तो मैंने बताया कि वो शिव श्री हरि बदल सकते हैं, ठीक है। पर कई लोग उसका भी पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते और एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कुछ कुंडलियाँ सच में ऐसी होती है कि वो शादी के लिए नहीं बनी, कुछ कुंडलियाँ सच में ऐसी होती हैं जो अकेले रहने के लिए ही बनी हैं। लेकिन अब जब ये जंग लड़ता है इंसान तो फिर एक शादी होती है, फिर दूसरी शादी होती है, फिर उसकी तीसरी शादी होती है, चौथी तक वो खोखला हो जाता है। तो ज्योतिष आपको ये बात बताता है कि ये लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, ये होंगे, जस्ट एक्सेप्ट इट। इसको जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो सुकून मिलता है, शांति मिलती है। हर चीज़ में संघर्ष भी नहीं करना है और कहीं कहीं बहुत संघर्ष भी करना है। करें। पंडित जी आपने इतनी सारी कुंडलियाँ आज तक पढ़ी है, कौन सी ऐसी सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग अपनी डेस्टिनी को लेके करते रहते हैं, बार बार रिपीटेडली करते रहते हैं? अलग अलग जीवन की अलग अलग कहानियां हैं। मुझे जो एक सबसे बड़ी गलती लगती है, पहली तो यही चीज़ मैं ऐड करूंगा उसमें कि लोग खुद को नहीं समझते, अपने व्यवहार को नहीं समझते। इसका क्या मतलब? ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं हूँ, मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ, मैं इस घर से बाहर नहीं निकलता। मैं अगर साल में 365 दिन है तो 200 दिन मैं इस घर में ही रहता हूँ और अपना एक बहुत छोटा 10 बाई 10 का कमरा है, मैं उसी में क्लास लेता हूँ, उसी में पढ़ाता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ शूट कर लेता हूँ, फिर ऊपर चला जाता हूँ। मेरा ऑफिस है पर वो मेरे बड़े भैया संभालते हैं, मैं नहीं संभालता, ठीक है। पर मैंने इसको ये क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है। मैं जब भी ज़्यादा हाथ मिला लेता हूँ या ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है। अभी हमने एक इवेंट किया था, उसके बाद 4 दिन में पड़ा रहा बिस्तर पे। मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ सेम होता है। हाँ, तो मेरे साथ ये, इसलिए मैं कभी भी कुंडली पर्सनली नहीं देखता, मैं हमेशा वीडियो कॉल पे देखूंगा या कॉल पे देखूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है मेरी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मैंने इसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन अगर मान लो अब यहीं पे मैं कहूँ नहीं मैं तो जाऊँगा, तो मैं क्या कहूँगा, मेरा मन विचलित रहेगा हमेशा, मैं अनईजी फील करूँगा। तो पहली चीज़ होती है एक्सेप्टेंस। अपने आप को समझो, अपनी पर्सनालिटी को समझो, अपने विचारों को समझो। आपके विचार हैं कि यू आर अ वेरी फनी पर्सन,
ठीक है, आप हंसते हो, हंसाते हो, जैसे जिसका चंद्रमा और बुध होता है ना, या लग्न में बुध बैठ जाए या चंद्रमा की राशि में बुध बैठ जाए, ये बहुत हंसमुख व्यक्ति होता है, हंसने हंसाने वाला, खेलने वाला। अब ये इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे और दुनिया की तरह सीरियस होने की कोशिश करे। जिसका कर्क राशि में बुध बैठा है, जिसका लगन में बुध बैठा हुआ है, जिसका चंद्रमा के साथ बुध बैठा है या चंद्रमा बुध आमने सामने बैठे हैं, इसकी ज़िंदगी भगवान ने ऐसी बना के भेजी कि तुझे ज़्यादा सीरियस होना नहीं है इस लाइफ में। हंसते हुए ज़िंदगी शुरू की थी, हंसते हुए जवानी जाएगी, हंसते हुए बुढ़ापा चला जाएगा। लेकिन अब सोचो, ये व्यक्ति दुनिया को देख के, समाज को देखकर कि हर जगह हसल कर चल रहा है, हसल हसल हसल, ये करने लग जाएगा, ये खुद को भूल जाएगा, ये अनईजी फील करेगा। वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुरु गंभीर रहते हैं, गंभीरता से देख, शनि लग्न में मिले आपको, ठीक है, शनि सूर्य एक साथ मिल जाएं आपको, शनि सूर्य आमने सामने बैठ जाएं, या फिर अमावस्या को पैदा हुआ हो, पूर्णिमा को पैदा हुआ हो, ऐसे लोग आपको थोड़े गंभीर भी मिलेंगे, ठीक है। अब ये मजाक करने लग जाए, हंसी मजाक करने लग जाए, तो इसके लिए वो सूट नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योतिष इसीलिए सीखिए, ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं, ज़िंदगी संवारने के लिए ज्योतिष सीखिए। आप हो कौन? जब हमारी क्लासेस चलती है ना, तो स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि हम कौन हैं। हमारा जो डाइवोर्स हुआ वो भी लिखा हुआ था, हमारे जो पिताजी की तबीयत खराब हुई शायद वो भी लिखा हुआ था, हम जो लोगों के साथ जो दोस्ती हम बना नहीं पाए वो भी लिखा हुआ था। तो ज्योतिष पढ़ने के बाद एक एक्सेप्टेंस आती कि ओ, ये तो लिखा हुआ था, ये तो होना ही था। क्योंकि जब मैंने उनको बताया या जब उन्होंने पढ़ के कॉम्बिनेशन देखे, तो ये तो होना ही था, ये मैंने नहीं किया, ये तो होना ही था। इससे एक्सेप्टेंस आती। तो ज्योतिष से आप अपने आप को समझते। इसलिए आप देखो एस्ट्रोलॉजर्स को, उनके पास कुछ हो या ना हो, खुश बहुत रहते हैं, ठीक है। वो घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। कोई घर आप देखो और वो घर एक माला बना, दूसरा माला बना, फिर तीसरा माला बनने लग गया, फिर गाड़ियाँ आने लग गई, समझ जाओ एस्ट्रोलॉजर रहता है इस घर में। वो घर से बाहर नहीं निकलता, वो घर के अंदर ही खुश रहता है, काम करता रहता है। उसे दुनिया के प्लैनेट्स के पैटर्न समझ में आने लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए ज्योतिष ज़रूर सीखना चाहिए अपने आनंद के लिए और अपने जीवन को संवारने के लिए। ओके, एंड इसी से ही कनेक्टेड सवाल पूछूंगा कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ एक कंप्लीट मेस है, कि मतलब समझ लो कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, पैसों को लेके प्रॉब्लम है, तो उसे अपने आप को पहली बात तो हील करनी पड़ेगी। बट वो हीलिंग के लिए एस्ट्रोलॉजी में या अपने कुंडली में कहाँ सबसे पहले उसे झांकना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए, क्या सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बहुत तंग है, बहुत परेशान है, सबसे पहले अपना लग्न देखो। आपके फर्स्ट हाउस में क्या चल रहा है। आपके फर्स्ट हाउस में जो चलेगा, आपका फर्स्ट हाउस आपके प्रयत्नों को बताता है कि आप इस जिंदगी में कितने प्रयत्न कर पाओगे, कितने एफर्ट्स डाल पाओगे, कितनी मेहनत कर पाओगे। पहले घर का मालिक 8वें में बैठ जाए, पहले घर का मालिक डेबिलिटेड हो जाए, पहले घर का मालिक अपने शत्रु के साथ बैठ जाए, तो अब जीवन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे और आप शायद उन चैलेंजेस को उतनी बखूबी नहीं लड़ पाओगे। तो लग्न देखना है पहले। लग्न देखने के बाद दूसरा स्टेप है चंद्रमा देखना है कि आपका मन कैसा है, ठीक है, आपका मन कितना मजबूत है। आपने बहुत पॉडकास्ट किए, जैसे आप कुछ व्यापारियों से भी मिले होंगे, बिजनेसमैन से भी मिले होंगे, उनसे कभी पूछिएगा, वो पूरे दिन टेंशन लेते हैं, पूरे दिन स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। वो सुबह भी काम है, दोपहर में भी काम है, शाम को भी काम है, रात में भी काम है, सोते हुए भी काम, लेकिन वो हैंडल कर पाते हैं। हर कोई स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता है। आप उतना ही कमाएंगे, उतने ही सफल होंगे जितना आप स्ट्रेस ले पाएंगे। ये इतना सिंपल सच है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी, तो या तो आपके पापा जी ने कुछ बढ़िया कर रखा हो आपके लिए, तब चल जाएगा आपका मामला, अदरवाइज आप मीडियोकर रहेंगे। करेक्ट, ठीक है। तो आपका चंद्रमा ये बता देगा कि आप कितनी टेंशन ले पाएंगे, कितना स्ट्रेस ले पाएंगे। जैसे कई कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा भी उनको पेन होता है या स्ट्रेस होता है, वो भाग जाता है। स्केपिज्म, जैसे मून मरकुरी का जो मैंने कॉम्बिनेशन, उसमें स्केपिज्म का पहलू होता है वो, ठीक है। क्या छोड़ो ना, हटाओ यार, नहीं करना मुझे, ठीक है। उनकी रिलेशनशिप में भी लड़ाई होती है मून मरकुरी में, तो वो हटाओ, राइट, ठीक है, भागते कहीं एंटरटेनमेंट की तरफ चलते हैं, कहीं मजे की तरफ चलते हैं, वो ऐसा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना लग्न देखिए, लग्न में क्या भसड़ मची हुई है ये आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। आप जब उसको समझो तो फिर उसकी कुछ रेमेडी करो, कुछ उसके उपाय करो, ठीक है। कोई एक उपाय नहीं है, ठीक है, डिपेंड करता है आपका कुंडली, आपका हॉरोस्कोप कैसा है। फिर आपका अपना चंद्रमा देखो। ये दो चीज़ें अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो कमाएंगे भी अच्छा, और जीवन में सबके चैलेंजेस आते हैं, आपके भी आएंगे, आप उनसे बखूबी लड़ेंगे भी। ओके, और ऐसे कौन से प्लैनेट के पैटर्न्स होते हैं कुंडली में कि जैसे फॉर एग्जांपल श्री राम जो थे, तो श्री राम की लाइफ में पहले बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, और फिर उन्होंने जाके सक्सेस देखा, जो एक कहते हैं ना कि हेल टू हेवन वाला जो सफ़र था वो देखा। तो ये कौन से प्लैनेट्स, मतलब ये कोई एक प्लैनेट नहीं होता, ठीक है, ये एक पूरी थ्योरी है, और इसमें भी मैं आपको समझाता हूँ। श्री राम की कुंडली में एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, एक के बाद एक, उनके में 4-5 ग्रह एक्सॉल्टेड मिलेंगे आपको, ठीक है, उच्च की पोजीशन मिलेंगे, फिर भी
उच्च की पोजीशन मतलब द प्लेनेट, वो अपने हाईएस्ट पावर पे बैठा हुआ है, Okay. ठीक है। उसके बावजूद भी आप अगर देखोगे तो उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, ठीक है, कितने संघर्ष आए, कितने चैलेंजेस आए। और आप किसी भी सक्सेसफुल लीडर की कहानी देखिए, किसी भी सक्सेसफुल व्यापारी की देखिए, अडानी की देखिए जरा, वो पहले साइकिल पे चलते थे, ठीक है, कितने संघर्ष किए, फिर धीरे धीरे करते करते आज नाम बनाया है, ठीक है, कैसे बनाया, पर बनाया तो है, ठीक है। आप मोदी जी की कहानी देखिए, आप इंदिरा गांधी की कहानी मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। क्यों? राजा के घर में जन्म हुआ है, राजा जो शायद 17 साल उनके जो फादर हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे इस देश के, ठीक है, वो आप उनकी बेटी हो, फिर भी लोग क्या कह रहे हैं, गूंगी गुड़िया। आपके 19 तारीख है ना, तो 19 तारीख में आपके आसपास वाले लोग ही आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, लोग बात नहीं मान रहे हैं, फिर भी उनका दमखम देखिए, अपने ही टैलेंट और संघर्ष से कितना आगे चले आए, ठीक है। तो मुझे ऐसी कुंडलियाँ, यही जो आप कह रहे हो, हेल से हेवन आए उनको, वो आप कभी इंदिरा गांधी की स्पीच देखिएगा तो वो थोड़ा सा उनके लिप्स ऐसे हिलते हैं, ठीक है, वो जो व्यक्ति इनसिक्योर होता है थोड़ा सा उसके लिप्स हिलते बोलते समय, बॉडी लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है, ठीक है, आंखें थोड़ी फड़कती है उनकी, ठीक है। सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में इश्क मोहब्बत बहुत करना चाहते हैं, पर जब भी वो किसी रिलेशनशिप में आते हैं वो टॉक्सिक हो जाता है। तो इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? रीज़न बहुत सारे होते हैं। देखिए, जब भी कोई रिश्ता शुरू होता है तो शुरू के 1 साल बड़े हनीमून पीरियड जैसा जाता है, उसमें सब अच्छा लग रहा होता है दूसरे का, ठीक है, वो कुछ भी कहे, कुछ भी सुने, सब अच्छा लग रहा होता है। आपको एक्चुअली में ना 2 बार प्यार होता है। एक बार जब आप उस व्यक्ति के साथ आ गए, और दूसरी बार जब आपने कुछ साल बिता लिए, और अब जब वो नेचुरल हो गए। देखो, शुरुआत में हर कोई एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर प्रेम कम है, मोह थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, डिज़ायर और अटैचमेंट थोड़े ज़्यादा है, और जहाँ पर भी अटैचमेंट होगी वहाँ डिससेटिस्फेक्शन आएगा। फिर कुछ सालों बाद भी अगर वो व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आपको दोबारा प्यार होता है, ठीक है। तो जो दोबारा प्यार होता है वह वो रिलेशनशिप्स लंबे चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपने बात करी टॉक्सिक होने की, कई बार होते हैं रिश्ते बहुत टॉक्सिक होते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं, सैडिस्टिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं, और इंडियन कल्चर में तो आप बहुत ज़्यादा देखोगे, ठीक है। इसमें लड़का लड़की जितने रिश्ते नहीं तोड़वाते उतने माँ बाप तोड़वा देते हैं, ठीक है। और किसी देश में ऐसा नहीं होता, सिर्फ इस देश में ऐसा होता है। यहाँ पे जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, लड़के की लड़की की, दोनों की साइड से मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मैरिज को ख़राब करने के लिए। जब तक मोह रहेगा रिश्ते में, जब तक आप कहोगे कि ये मेरा रहे, मुझसे चिपका रहे, मेरी बातें मानता रहे, सिर्फ मेरे साथ रहे, मेरे बारे में सोचे, तब तक दिक्कतें आएंगी। जिस दिन प्रेम आएगा ना, उस दिन आपका रिश्ता बहुत सुंदर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए जा रहे थे, गोकुल को छोड़कर, मथुरा को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर, हमेशा के लिए वो द्वारिका के लिए जा रहे थे। राधा रानी आती हैं, उनको दूर से खड़े होकर देख रही हैं, कन्हैया उनको देख रहे हैं, राधा रानी उनको देख रही हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मन ही मन में बात हो रही है। कन्हैया कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, तुम्हें दुख तो नहीं हो रहा है, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। राधा रानी कह रही हैं प्रेम है इसीलिए जाने दे रही हूँ। श्री कृष्ण और राधा जी का जो प्रेम है ना, वो मिलने से अमर नहीं हुआ, वो बिछड़ने से अमर हुआ है, ठीक है। इसीलिए कई बार जब रिश्ते बिछड़ते हैं तो ग्रेटर गुड के लिए बिछड़ते हैं। आप देखो, आज राधा कृष्ण कोई 2 नाम नहीं है, राधा कृष्ण एक नाम है। कई सारे लोग अपना नाम राधा कृष्ण के नाम से रखते हुए भी मिलेंगे आपको, इसीलिए, ठीक है। तो कई बार प्रेम की जो पराकाष्ठा होती है या जो फाइनल स्टेज होती है, वो शायद मिलने से और अपनाने से नहीं बनेगी, वो किसी से बिछड़ने के से बनेगी, ठीक है। तो जब तक आपका प्रेम है तब तक आप साथ रहिए, लेकिन जिस दिन आपको लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी और आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो ख़त्म हो रही है, आपने बहुत प्रयास कर लिया, आपने बहुत एफर्ट कर लिए, तो शायद अब बिछड़ने का वक्त आ गया है। चीज़ें और ख़राब हो, उससे अच्छा है कि आप वहाँ से निकल जाएं। और मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो कि, बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जो कि अकेले रहने के लिए बनी होती हैं, वो रिलेशनशिप में या मैरिज में आने के लिए नहीं बनी होती। ये चीज़ आपको ज्योतिष बता सकता है, आपको बस इसे एक्सेप्ट करना है, और कहीं बिछड़ना पड़े तो बिछड़ने के लिए तैयार रहिए। यही प्रेम महादेव ने पार्वती जी के साथ भी किया, पार्वती जी ने महादेव के साथ किया। यही हमारे जितनी देवी देवताओं की कथाएँ वो यही बताती हैं कि प्रेम और मोह में फ़र्क समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रेम छोड़ने को तैयार है और मोह छोड़ने को तैयार नहीं है। मोह जब तक आपका रहेगा तब तक दुख होगा, दर्द होगा, आप टॉक्सिक होने के बावजूद उसको नहीं छोड़ोगे, लेकिन अगर प्रेम रहेगा वहाँ पर तो आप खुशी खुशी छोड़ दोगे वहाँ पे। सर इंडिया में ना एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे लोग डील करते हैं, जो आपने एक बात भी कही कि इंडिया में माता पिता ज़्यादा रिलेशनशिप्स तोड़वा देते हैं, एंड इसके पीछे कास्ट एक इशू हो जाता है। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके? मैंने भी आपको रशखान की कथा सुनाई, ठीक है। रशखान तो कास्ट भी क्या, रिलीजन ही अलग था, तब भी उन्हें श्री कृष्ण ने अपनाया। आज श्री कृष्ण की कृपा से ही तो वो प्रसिद्ध हुए, अमर हुए, ठीक है। तो कास्ट कम्युनिटी का
कुछ सेक्स हैं जो जहाँ पर इसका ध्यान रखते हैं वो लोग, ये उनकी इंडिविजुअल चॉइस है, मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है। पर क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है, अगर आप मेरी इंडिविजुअल चॉइस पूछोगे तो मैं कहूँगा नहीं, ठीक है। अब ज़माना बहुत बदल चुका है। एक टाइम ऐसा था जब लोग अपना कि हमारा ब्लड हमारे में रहे, हाँ त्रिपाठियों का खून त्रिपाठियों में ही जाएगा, ये वाला चीज़ थी। अब चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अगर आपके धर्म में, आपके घर में परंपराएं चलती चली आ रही हैं तो आपको मानना भी चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ आपको, कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि आपको शादी अपनी माँ बाप की मर्ज़ी से ही करनी है। मंगल वीनस, मार्स और शुक्र, शुक्र आपका प्रेम है, अगर मंगल के साथ शुक्र है तो आप लबालब भरे रहोगे प्रेम से कि मुझे प्रेम करना है, प्रेम करना है। और आप लव मैरिज करोगे, आप लड़ोगे, अपने माँ बाप से भी लड़ जाओगे कि मुझे लव मैरिज करनी है, फिर चलेगी नहीं। अगर आपने माँ बाप की रजामंदी के बगैर मंगल शुक्र है और शादी कर ली तो नहीं चलती फिर वो शादी, फिर शादी में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो कुंडली आपको बता रही है कि लव मैरिज करो, और अगर मम्मी पापा भी हाँ बोल दें तो करो आप, ठीक है। तो जैसे शुक्र बैठे 9वें घर में, 9th हाउस में बैठ जाए, इन लोगों के लिए भी यही होता है कि 9th हाउस आपकी परंपराएं हैं। आपका प्रेम अगर परंपरा से जुड़ा हुआ है तो प्रेम लंबा चलेगा, परंपरा के विरुद्ध आया तो प्रेम नहीं चलेगा ज़्यादा। वहीं पर अगर राहु बैठ जाए 9th हाउस में तो इसकी शादी इंटरकास्ट होनी है। वीनस राहु आ जाए तो शादी के बाद विदेश जाएगा ये। मार्स राहु आ जाए तो ये लड़की शादी के बाद विदेश जाएगी, फॉरेन जाएगी, या फिर किसी अलग कास्ट कम्युनिटी में इसका विवाह हो सकता है। चलता है, अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है उनको। देखिए, अगर आपको अपने प्रेम की कहानी समझनी है, मेरी प्यार की जर्नी या मेरी चॉइसेस कैसी रहेंगी, तो शुक्र को देखिए कुंडली में। आपका शुक्र किस राशि में बैठा हुआ है। अगर आपका शुक्र 4 नंबर राशि में, 5 नंबर राशि में या 12 नंबर राशि में बैठा है तो आप अपने प्रेम में स्टेटस ढूंढ रहे हो। आप अपने स्टेटस से नीचे कभी प्रेम ही नहीं करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे। मैं अगर कुछ किसी एक लेवल पे हूँ तो मैं चाहूँगी या चाहूँगा कि मेरा पार्टनर भी उसी लेवल पे हो, अगर 4, 5 और 12 नंबर राशि में आपका शुक्र बैठा है। वहीं पर अगर आपका शुक्र 9 नंबर राशि में बैठा है तो आपको अब अपने प्रेम में सिर्फ भरोसा चाहिए, ट्रस्ट, लॉयल्टी, यही एक चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जिस दिन भरोसा मिल जाएगा, आपको विश्वास मिल जाएगा, इमोशनल भरोसा मिल जाएगा, उस दिन आप प्रेम में सफल हो गए। वहीं पर अगर आपका शुक्र 6ठी राशि में बैठ गया या फिर 8वीं राशि में बैठ गया, इनकी शादी के बाद या प्रेम के बाद पूरी ज़िंदगी बदल जाती, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। शुक्र 8वें घर में बैठे, 8वीं राशि में बैठे, ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है आपके विवाह में। विवाह के बाद, विवाह से पहले कुछ और थे आप, विवाह के बाद कुछ और, टोटली डिफरेंट बन जाओगे। जो होंगे वो कमेंट करके बताएंगे। शुक्र बैठे 1 नंबर राशि में, 1 नंबर राशि में, तो आपको शायद अपनी शादी के लिए खुद ही प्रयत्न करने पड़ेंगे। आपको अपनी शादी के लिए खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे, क्योंकि पहली राशि इनिशिएशन की राशि, तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा पहले और बार बार करना पड़ेगा। वहीं पे शुक्र अगर 7वें नंबर की राशि में पड़े, इनके बहुत ब्रेकअप होते हैं, इनके एक के बाद बहुत ब्रेकअप ही चलते रहते हैं। अच्छा, सिर्फ रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं चलते, इनके बाकी के रिश्तों में भी, दोस्ती यारी, रिश्तेदारों से भी ज़्यादा बात नहीं करते। तुला राशि क्या है? तुला राशि तराजू है, तो इनको रहता है कि मैं हमेशा ना न्याय करेंगे, सबकी बात सुनेंगे। लेकिन जब आपसे कोई प्रेम करता है, वो चाहता है कि थोड़ा आप उसका फेवर करो, तो ये फेवर नहीं करते, तो इनके कई सारे ब्रेकअप होने लग जाते हैं। ओके। वहीं पे शुक्र अगर आपकी 2 नंबर राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप अपने पार्टनर में एक अच्छा कम्युनिकेशन ढूंढ रहे हो। 2 नंबर राशि है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छे से बात करें मुझसे। वहीं पे अगर शुक्र आपका 10 और 11 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो बहुत हार्डशिप आएगी, डिले होगा, काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, और उसके बाद जाकर आप किसी के साथ प्रेम में, एक्चुअली प्रेम क्या होता है तब समझोगे। बचपने में शुरू करोगे, गलतियां करोगे, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा गलतियां तब करोगे जब शुक्र 3 नंबर राशि में बैठा है। तो जिनका शुक्र बुध के साथ बैठा हो, जिनका शुक्र 3 नंबर राशि में बैठा हो, ऐसे लोग कितनी मिस्टेक्स करते हैं अपनी रिलेशनशिप में। चीटिंग भी करते हैं, अफेयर भी करते हैं, बात भी नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। उन गलतियों से सीखने के बाद फिर इनको एक्चुअली में पता चलता है कि ओह, मैं तो जो कर रहा था वो तो अटैचमेंट थी, प्रेम तो कुछ और चीज़ है। हमेशा याद रखिए, अगर आपका ये मन करता है कि मेरे साथ साथ मेरा पार्टनर भी ग्रो करे, सिर्फ हम हंसें खेलें और एक दूसरे का रोश और मजाक मस्ती तक नहीं, मेरे साथ साथ ये भी ग्रो करे, मैं राजा बनूं ये रानी बने, मैं रानी बनूं ये राजा बने। अगर आप इस नज़रों से अपने पार्टनर को देखते हैं, वो रिश्ता बहुत सक्सेसफुल होता है, वो सफल होता है। फिर उसके खिलाफ माँ बाप आ जाए, परिवार आ जाए, समाज आ जाए, ये लोग साथ में खड़े होते हैं। अब आपने राशियों में तो शुक्र देख लिया, अब शुक्र को ग्रहों के साथ भी देख लीजिए। अगर शुक्र मंगल के साथ बैठा है तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इससे पैशनेट होकर, टूट कर आपसे प्यार करे। मंगल पैशन है ना, तो आप अपने प्यार में पैशन ढूंढ रहे हो अगर मंगल के साथ है। शुक्र अगर वहीं पे बुध के साथ बैठा है तो आप एक हंसमुख पार्टनर ढूंढ रहे हो, जो कि चुलबुला सा हो, मस्ती मजाक करता रहे। आप घर में घुसो तो आपके ऊपर कोई प्रैंक कर दे, आप ये हंसी मजाक ढूंढ रहे हो अपने पार्टनर के साथ। जब वो मिलेगा खुश हो जाओगे।
वहीं पे शुक्र अगर शनि के साथ बैठा हो तो मैंने कहा कि आपको एक मैच्योर पार्टनर चाहिए, इमोशनली मैच्योर पार्टनर आपको संभाल पाएगा। लेकिन शादी के शुरुआती सालों में आपको बहुत ड्राइनेस फील होगी, क्योंकि जो सैटर्न है वो बहुत ड्राई प्लैनेट है, वो ज़्यादा इमोशंस है नहीं। तो लेकिन यही सैटर्न वीनस वाला आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हो जो कि लाख मुसीबतों के बाद भी आपका हाथ थामे। जिनका शनि 7वें घर में होता है या जिनका शनि शुक्र के साथ होता है, उनको ऐसा पार्टनर मिलता है। उम्र में थोड़ा बड़ा मिलता है, बुध के साथ उम्र में छोटा मिलता है, शनि के साथ उम्र में बड़ा मिलता है और बड़ा दिखाई देता है उम्र में। वहीं पे अगर शुक्र के साथ राहु बैठ जाए, अब ये उपद्रवी आदमी है और इसका स्पाउस इससे ज़्यादा उपद्रवी है, ठीक है। ये लोग एक जगह, राहु दिमाग खराब कर देता है। तो अगर आपकी ज़्यादा फाइट्स होने लग गई वीनस राहु में और आपने बहुत कोशिश करी, नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े खूब हो रहे हैं, मन नहीं बैठ रहा है एक दूसरे के साथ, तो ये व्यक्ति समाज में बाहर निकल जाता है, फिर चलो कहीं और मिले जाएगा प्यार। इनको राहु के पास पेट नहीं है, वो खाता रहता है, उसका पेट भरता नहीं है। तो जब वो शुक्र जो कि प्रेम का कारक, जब उसके साथ बैठता है तो उसका प्रेम से पेट नहीं भरता, ठीक है, वो प्रेम की तलाश करता रहता है। राहु और वीनस के साथ एक चीज़ और होती है ना, इनको किक मिलती है जब ये दूसरे लोगों से बातें करते हैं, रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको किक मिलती है। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो सकता है कि वीनस राहु हो पर जुपिटर देख रहा हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वीनस राहु हो सूर्य देखेगा तो कुछ नहीं होगा, शनि साथ में बैठ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, या इनकी राशियों में बैठेगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये कोई ऐसे श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं कि अफेयर हो ही जाएगा, हो जाए आज आप अपने पति पर शक करने लग जाओ जाके, ठीक है, तो ये मत करना प्लीज़, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर कुंडली पहले पढ़ना सीखिए, देखना सीखिए, या किसी से कंसल्ट करिए, तब जाकर ये सारी बातें आपको पता चलेगी, ठीक है। इसी तरह अगर शुक्र के साथ सूर्य बैठा हो, ठीक है, तो जब वीनस के साथ सन आते हैं तो अब आपका जो पार्टनर है वो आपकी ईगो होता है, ठीक है। आप जो कहते हैं ना कि तुम मेरा गुरूर हो, ठीक है, तो वीनस के साथ सन अगर बैठा है तो आपका जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, वो आपका गुरूर है। अब आप उसे बंद कमरे में खूब गरियाओगे लेकिन कभी दुनिया समाज के सामने नहीं गरियाओगे, क्योंकि आपको पता है अगर मैं इसकी बेइज्जती करूंगा तो बाकियों को भी मौका मिल जाएगा। तो जिनको वीनस सन होता है, ऐसी फीमेल्स को बहुत अच्छे पति मिलते हैं जो कि उनको हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं समाज में और बंद कमरे में खूब डांटते भी हैं। जब जो उनकी लड़ाइयाँ वो सब बंद कमरे में रहती हैं। जिनका वीनस और सन होता है, ऐसे में आप देखोगे ना, ये ज़्यादा फोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक करते, डालते नहीं हैं, ये अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं। ज़्यादा दुनिया को दिखाऊंगा नज़र सी लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये वीनस है, वीनस जुपिटर इज़ अ एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन टू हैव। अगर आपका शुक्र के साथ गुरु बैठे हुए हैं तो आपकी कितनी लड़ाइयाँ हो, ये हमेशा बचा बचा के वापस आपको रिकनेक्ट कर देगा। आप देखते हो ना, कुछ लोग बार बार लड़ते हैं, बार बार ब्रेकअप होता है, दिन में 5 बार ब्रेकअप हुआ, 6 बार पैचअप हो गया, ठीक है। वीनस और जुपिटर ये बचा लेता है आपको। तो इस तरह से शुक्र आपको बताता है। आमतौर पे जो मैंने शुक्र की कहानी बताई है ये मेल चार्ट्स में देखनी है, और यही बातें बस शुक्र को हटाइए और मंगल डाल दीजिए, ये सेम बातें यही रहेंगी, पर वो फीमेल चार्ट्स के लिए अप्लाई हो जाएंगी। तो मार्स जो है वो हस्बैंड है, वीनस जो है वो वाइफ है, ठीक है। इस तरह से हमें देखना रहता है। एंड आज जब हम लव के बारे में एक चीज़ और ऐड करूंगा मैं, शुक्र को मैंने आपको याद हो, मैंने कहा कि शुक्र एप्रिसिएशन है। हाँ। अगर आपको अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने वाइफ हस्बैंड के साथ अच्छे रिश्ते करने हैं, रोज़ सुबह उठ के 3 तारीफ़ें करिए उनकी। ये रेमेडी है, ठीक है। एप्रिसिएशन करिए जो जेन्युइन हो, कि आज बाल सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, और लगने चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके मैशी और आप फर्जी तारीफ किए जा रहे हो, पकड़ लेगा सामने, ठीक है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। शुक्र को इन्हेंस करने का तरीका ये है कि आप अपने पार्टनर की तारीफ़ करिए, उसको अच्छी अच्छी बातें बोलिए। देखिए आपकी मैरिड लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। हमारे साथ जो घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं ना, तो हमारे साथ जो रहता है ना, उसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं, यार ये तो है ही साथ में, इसके लिए क्या ही करना है, उसकी तारीफ़ करिए, ठीक है। और देखिए, मेल और फीमेल की साइकोलॉजी प्रेम को लेकर बहुत अलग होती है। जो पुरुष है ना, उसका अगर काम अच्छा चल रहा है तो वो बहुत अच्छे से प्यार करेगा, आपको समय देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन अगर वो अपने करियर में परेशान है ना, तो वो आपके लिए अवेलेबल नहीं रह पाएगा। पुरुष ऐसे ही बनाए गए हैं, उनको सोसाइटी ने, समाज ने, कुदरत ने शायद ऐसा ही बनाया है। तो अगर आपका जो पार्टनर है मेल है और वो अपने काम में परेशान है, उसको थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, या फिर उसके काम सही होने तक उसका साथ दीजिए। जब वो उसका काम सही होगा, वो पूरा सब कुछ आपके लिए ही कर रहा है, वो आपको ही ला कर देगा। और वहीं पे जो महिलाएं हैं, उनके लिए परिवार पहले होता है, प्यार पहले होता है, काम सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो अगर उनके परिवार में, उनके रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ चल रहा है तो उनका काम अच्छा नहीं चलता, वो काम में ध्यान नहीं दे पाएंगी, ठीक है। तो हम दोनों ऐसे ही बनाए गए हैं। तो फीमेल्स, जब आपकी अगर कोई फीमेल पार्टनर है, उसको अप्रिशिएट करिए, उसको तारीफ़ करिए उसकी, उसको अच्छा लगेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। और वहीं पर अगर आपका मेल कोई पार्टनर है तो उसको ऐसा फील करवाइए कि उसकी ज़रूरत है। जैसे आप टीवी में देखते होगे ना, वो
डब्बे का ढक्कन वो महिला खोल सकती है, ठीक है, पर वो फिर भी कहेगी कि जरा खोल दो। इससे क्या होता है, उस मेल को लगता है, पुरुष को लगता है कि यार मेरी ज़रूरत है, मेरे बिना इसका क्या ही काम चलेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा सेंस उसको हमेशा वांटिंग फील करवाता है। तो जब भी किसी रिलेशनशिप में कोई पुरुष वांटेड फील करेगा ना, वो हमेशा उस रिश्ते में रुकना चाहेगा। वो आपके अलावा किसी की नहीं सोच भी नहीं पाएगा आपके लिए। जब आप उसे वांटेड फील नहीं करवाओगे, आप ऐसा लगेगा कि वो रहे ना रहे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी आपकी ज़िंदगी चल रही है, तो फिर वो शायद नहीं रहेगा आपके साथ। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि ये मेल फीमेल की बेसिक साइकोलॉजी है। एंड प्लैनेट्स मतलब स्पेशली शुक्र जो है वो ये भी बताता है कि आपकी कितनी शादी होगी, कितनी नहीं होगी, कितने शुक्र आपकी divorce? पहली वाइफ है, फर्स्ट वाइफ इज योर शुक्र। मरकुरी आपकी सेकंड वाइफ है, चंद्रमा आपकी तीसरी वाइफ है। चौथी के लिए प्लेनेट बनाया नहीं, क्योंकि जो चौथी तक चले जाते हैं वो पुरुष नहीं महापुरुष बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वीनस इज योर फर्स्ट वाइफ, मरकुरी सेकंड वाइफ, मून इज योर थर्ड वाइफ। ओके, एंड ये एक ही हाउस में होने चाहिए? नहीं। ओके, अलग अलग हो सकते जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति आया, वो कह रहा है कि मेरा डाइवोर्स हो गया है, यानी कि वीनस वाला काम वो कर चुका है, वीनस खत्म हो गया उसका। अब उसका सेकंड रिश्ता कैसा चलेगा, दूसरी शादी कैसी होगी, उसके लिए मैं बुध देखूंगा उसका, कि बुध कुंडली में कैसा है। हो सकता है वो कहीं पर भी बैठा हो, ठीक, वैसे होता वीनस के आसपास ही है, एक हाउस आगे पीछे या 2 हाउस आगे पीछे हो सकता है। तो बुध की कंडीशन क्या है कुंडली में, वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये देखना पड़ेगा। मान लो कोई आता है कि पंडित जी 2 निपटा चुका हूँ मैं, अब तीसरी की बारी है, तो फिर मैं चंद्रमा देखूंगा, फिर कि चंद्रमा की कंडीशन कुंडली में ऐसे। ये मेल कुंडली के लिए हो गया। फीमेल के लिए ऐसे पहला हस्बैंड मार्स होता है, फिर सैटर्न और जुपिटर होते हैं। ओके, सेकंड एंड थर्ड जो आपके हस्बैंड होते हैं। एंड ये हो सकता है फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो, पर आज जब हम रिलेशनशिप्स को देखते हैं, लव को देखते हैं, तो हमें ब्लू ड्रम के बारे में सुनने मिलता है, बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें सुनने मिलती है, देखने मिलती है। बट एट द सेम टाइम हमने वो वाला प्रेम भी देखा है जहाँ पे सीता माँ राम जी के लिए खुद चली गई वनवास पे, जबकि उन्हें कहा नहीं गया था, वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से गई थी, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए। तो ये कहाँ पे हम गलत चले गए, वहाँ से यहाँ तक आते आते सेम सिविलाइजेशन है पर सोच बदल गई पूरी। सबसे पहले तो पास्ट में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें ड्रम में डाल दिया गया, लोगों को पहाड़ से फेंक के ख़त्म कर दिया गया है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। पुरुष समाज एकदम से जागृत हो गया कि ये पुरुषों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर अगर आप देखो महिलाओं के साथ इससे ज़्यादा बुरा हुआ है, ठीक है। और वो कहानी सुनते सुनते आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया कि ये तो होता ही है, ठीक है। तो दोनों जगह ही हो रहा है, बस ये सोशल मीडिया पे ये वाली चीज़ें हाईलाइट ज़्यादा होने लग गई थी, ठीक है। दोनों ही केस में गलत है। आपको किसी के साथ नहीं रहना, सिंपली चले जाओ यार, उसका पूरा परिवार है। आप तो अभी मिले हो ना उसे 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल पहले, ठीक है। उसके माँ है, बाप है, उनका तो जीवन ही खत्म कर दिया। कहाँ जाओगे ये सब करके? कहीं नहीं जा पाओ, जेल में ही जाओगे, ठीक है। कोई भी बुरे कर्म छुपते नहीं है, सारे स्वर्ग नर्क इसी दुनिया में हैं, यहीं भोग के जाओगे। ऐसा मत सोचना कि कर्म करोगे फिर उसके बाद स्वर्ग नर्क डिसाइड होगा। नो, बुरे कर्म हैं इसी जीवन में नरक भोग लोगे, अच्छे कर्म हैं इसी जीवन में स्वर्ग भी भोग लोगे। तो ये बहुत गलत है कि आप किसी को मार देते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो कई सारी ऐसी कुंडलियाँ होती हैं कि शादी के बाद इसका स्पाउस बीमार हो जाएगा। कई सारी ऐसी कुंडलियाँ होती हैं कि शादी के बाद इसका स्पाउस जिंदा नहीं रहेगा। यस, ये होता है, ठीक है। और मैं इसे बताने में बहुत डरता हूँ, हिचकिचाता हूँ, इसलिए आज नहीं बताऊँगा इसके कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। लेकिन कोई भी विद्वान व्यक्ति कई बार ऐसा बोल देता है कि ये विवाह मत करो आप, ठीक है। आपको सुनना चाहिए। शायद वो प्रत्यक्ष रूप से आपसे नहीं बोल रहे हैं कि आपकी हेल्थ या आपकी लाइफ को क्या हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से अब वो बोल रहे हैं, आपको माननी चाहिए उनकी बात। इसीलिए हमारे धर्म में कुंडली मिलान का जरिया रह गया है, ठीक है। कई बार जब जवानी जोश होता है, शादी करने की चुल्ल सी मचती है लोगों को, शादी करेंगे, ऐसा लगता है ना। देखो, जब इंसान बोर हो रहा होता है ना, देखिए जॉब है यार, जॉब पे जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, जीवन में कुछ रस नहीं आ रहा है, तो ऐसा होता है शादी कर लेते हैं, हाँ, ठीक है, विवाह कर लेते हैं। क्या पता इसी में बहुत मज़ा आ जाए हमको, ठीक है, ज़्यादा मज़ा आ जाता है कई बार, ठीक है। उतना भी नहीं आना चाहिए। तो यस, कुंडली देख के पता चल सकता है कि ये वाली कुंडली से आपका विवाह नहीं होना चाहिए, और इस कुंडली से आप शादी कर सकते हैं, चल जाएगी आपकी। और कौन से एज में शादी होगी ये भी पता चलता है कुंडली? हाँ, बिल्कुल पता चलता है, ठीक है। देखिए, 7th हाउस आपकी मैरिज है, ठीक है। 7th हाउस से जब भी ट्रांजिटिंग जुपिटर कनेक्शन बनाए, वैसे कई सारे रूल होते हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपका। एक जुपिटर है जो कुंडली में बैठा है, इसे नेटल जुपिटर कहते हैं, और एक जुपिटर है जो घूम रहा है, जो सोलर सिस्टम में आज भी घूम रहा है। जैसे इसी साल 15 मई को जुपिटर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले गए, इसे ट्रांजिट बोला जाता है। तो जब भी ट्रांजिटिंग जुपिटर आपके 7th हाउस से, 7th लॉर्ड से, 9th हाउस से, 9th लॉर्ड से, दर कारका से,
इनमें से किसी से कनेक्शन बनाएगा और उसी टाइम आपकी शनि राहु या शुक्र की दशा या 7th लॉर्ड की दशा चल रही होती है, तब आपका विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है आपकी। मतलब वो योग बन जाता है। यस, वो योग बन जाता है। ये योग एक्चुअली में कई बार बनते हैं, लेकिन वो कितने पावरफुल हैं वो उस दशा पे डिपेंड करता है, क्योंकि दशा, देखिए दशा ही अलाउ करेगी। दशा, मैंने कहा ना, दशा इंसान की दिशा बदल देती है, तो दशा अलाउ करती है कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। ट्रांजिट ट्रिगर कर देता है। ओके, दशा कह रही है कि तुम्हारी शादी होनी है, ट्रांजिट ट्रिगर कर देगा, अब होनी है, इस साल होनी है, ठीक है। दशा अगर अलाउ नहीं कर रही है आपकी, जैसे आमतौर पे शनि राहु और शुक्र की दशा में या 7th लॉर्ड की दशा में विवाह होता है। कुछ एक्सेप्शंस रूल और भी हैं, ठीक है, उनमें भी विवाह हो जाता है। मान लीजिए आई नहीं इनमें से कोई दशा, ठीक है, तो आप खूब प्रयत्न करते रहो, कोशिश करते रहो, आपका शादी नहीं होगा। कभी आपको समझ में नहीं आएगा, कभी सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। देरी का सबसे बड़ा कारण होता है शनि, ठीक है। तो अगर आपकी शादी लेट हो रही है, डिले हो रही है, ठीक है, तो आपका शनि 7वें घर से 7th लॉर्ड से कैसे कनेक्शन बना रहा है कहीं ना कहीं। या तो 7th हाउस का लॉर्ड आपके शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, या फिर आप शनि की 7.5 या दशा से चल रहे हैं, तभी डिले हो रहा है आपका, ठीक है। अब अगर आपका डिले हो रहा है तो शनि से भी बड़े हैं गुरु, गुरु बचाए तो कौन गिराए, ठीक है। तो ऐसे एक बहुत कॉमन रेमेडी है कि आप हल्दी के पानी से नहाया करिए, ठीक है। आप डेली हल्दी के पानी से नहाए तो अच्छा वर मिलता है, अच्छी वधु भी मिलती है। ये कॉमन सा उपाय है। बाकी स्पेसिफिक रेमेडी क्या हो सकती है वो हॉरोस्कोप देख के पता चलेगा जी। एंड 2026 में, अब तो 25 खत्म होने आ गया, बट 2026 में अगर कोई शादी करने वाला है, कोई टॉप 3 उनके लिए एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए चीज़ें। सबसे पहले तो दिल खुश हो आपका शादी करते समय, कुंडली मैच हो रही हो आपकी शादी करते समय, और माता पिता आपके रजामंद हो तो विवाह करना चाहिए आपको, ठीक है। ये एकदम से जर्नल में शायद क्या ही बताऊं आपको कि कोई टिप, हाँ एक टिप मैं ज़रूर दूंगा कि शादी करते समय मुहूर्त का बहुत ध्यान देना। ओके। आजकल आप ऐसे वीडियोस देखोगे जिसमें पंडित जी को ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग, वो बैठे रहते हैं, लोग आजकल हल्दी में बियर चढ़ा रहे हैं लोग, ठीक है। ऐसे वीडियोस आ रहे हैं मेरे सामने कि हल्दी की रस्म चल रही है, बियर से नहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस थोड़े व्यूज आ जाएंगे शायद सोशल मीडिया में, कूल लगने के लिए। आपने सत्यानाश कर दिया पूरे रिचुअल्स का, पूरा सत्यानाश कर दिया। बियर चढ़ा, क्या शादी बनेगी आपके? इधर शादी चल रही है, उधर आपके वो चाचा ताऊ या फिर आपके दोस्त मांस मदिरा खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे शैतान लोगों को शादी में बुलाना बंद कर दीजिए। शादी एक बहुत पवित्र स्थल, बहुत पवित्र रिचुअल है, ठीक है। इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। अपनी शादी अच्छे से धार्मिक के साथ, जो धार्मिक सात्विक लोग उनको बुलाकर अपनी शादी कर लीजिए, उसके बाद पार्टी देते रहो इन सबको, ठीक है। तो और मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्त में अगर विवाह हो जाता है तो फिर कुंडली में कितनी परेशानियां हो इंसान नहीं महसूस करता। इसीलिए आप देखोगे जो लोग कहते हैं ना मैं ज्योतिष पे नहीं मानता, वो भी कहते हैं कि कार खरीदने का कोई अच्छा टाइम बता दो, ठीक है, घर गृह प्रवेश का कोई अच्छा टाइम का ज्योतिष से नहीं निकलता, ये पंचांग इसी का तो हिस्सा है, ठीक है। तो आपको अगर 2026 में आप या 27 में जब भी आप विवाह करना, सबसे ज़्यादा फोकस करना कि आपके विवाह के जितने भी रिचुअल्स हैं आप पूरे के पूरे उन्हें फॉलो करें, और पंडित जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना कि जो बेस्ट में बेस्ट मुहूर्त हो वो आपके लिए निकाल कर दे। अगर इस पे शादी होती है तो कुंडली के कई सारे दोष कट जाते हैं। परफेक्ट, ओके। एंड जो आपने बीच में एक बात कही कुंडली मिलाना, तो ये जो गुण मिलाते हैं वो चीज़ है? गुण मिलाना अब एक आउटडेटेड सिस्टम है। वो 36 में से कितने गुण मिले आप में से, आप देखो 36 में 32 वाले एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं चाकू लेके, तलवार लेकर, तो अब वो आउटडेटेड सिस्टम हो गया है। अब ग्रह मिलान किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि मैं जयेश की कुंडली देखूंगा और जयेश की वाइफ की कुंडली देखूंगा, जो भगवान करे जल्दी मिले जयेश को, ठीक है। और मैं देखूंगा कि क्या जयेश की कुंडली में कोई डाइवोर्स का योग तो नहीं है, इसकी वाइफ की कुंडली में डाइवोर्स का योग नहीं है, दोनों हेल्दी हैं, दोनों के पास पैसा, देखो धन नहीं होता ना तो प्यार मोहब्बत सब खिड़की से कूद के बाहर चला जाता है, ठीक है। तो अगर ये 4 बेबी संतान का योग अच्छा है दोनों की कुंडली में, दोनों मेडिकली फिट है, दोनों ठीक ठाक कमा ले जाएंगे, थोड़ी बहुत आर्गूमेंट लड़ाई झगड़ा वो संभाल लोगे आप लोग, ठीक। अगर ये 4-5 क्राइटेरिया फुलफिल कर दे रहे हो तो चलो ठीक है, शादी कर लो अच्छे मुहूर्त पे, भले आपके गुण कम ही क्यों ना हो, आपके 10 गुण हो, 12 गुण हो, 16 गुण हो, कर सकते हो। गुणों में जो नाड़ी दोष है ना, इसको थोड़ी इंपॉर्टेंस, नाड़ी और भकोटू को बस थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बाकी मैं कहूँगा आउटडेटेड हो गया है, अब उस पर ज़्यादा बिलीव ना करो तो अच्छा है आपके लिए। ओके। मैं वैसे तो बहुत जल्द आऊँगा आपके पास में दोनों कुंडलियाँ लेके। मिल गया क्या कोई? हाँ, मैंने तो आपको बताया था। अच्छा, ओके, वही अभी तो मम्मी को भी पता, वही चल रहा है। हाँ, मम्मी को पता है, मम्मी ने खुद बोला है, घर पे बता दिया मैंने। बिल्कुल आना, शादी में बुलाना मुझे। आपके बिना तो शादी हो नहीं रही है। आप वीआईपी चीफ गेस्ट है। थैंक यू सो मच। बट सर, बहुत सारी बातें की आज हमने।
बहुत सारे प्लैनेट्स को जाना एंड कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जाना जिसके बारे में लोगों को पता होते हुए भी नहीं पता था। एंड आपने जितनी सारी स्टोरीज बताई, आई डोंट थिंक हमने इसके पहले किसी पॉडकास्ट में इतनी सारी स्टोरीज के ऊपर बात अचानक से ही निकलने लगी सब कहानियाँ, ठीक है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ना मैंने अपनी कुंडली देखी थी, तो मेरा टफ टाइम चल रहा था अप्रैल मई और जून में, ठीक है। तो मुझे शनि का ट्रांजिट हुआ था, मेरे सैटर्न ओवर सैटर्न जब आता है ना, मेरा सैटर्न पाइसेस में ही था नेटल, तो उसके ऊपर तो मुझे पता था ये 3 महीने जब तक शनि वक्री नहीं होंगे तब तक ये टफ टाइम मेरा चलेगा। इसलिए मैंने पॉडकास्ट देने बंद कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि लोग क्लिप काटेंगे छोटी सी और फिर शायद हो सकता है कि डिफेम करने की कोशिश करें। और इसी टाइम में मैं धार्मिक हुआ, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुआ, पहले से भी था, पर कथाएं सुनने लग गया मैं। प्रेमानंद महाराज हैं, कई सारे कथावाचक, इनकी कथाएं सुनने लग गया। पता नहीं क्यों कथाएं सुनने में बहुत मज़ा आने लग गया। तो वहीं से कहानियाँ सीख ली सारी, और आज के सामने सब मैंने बताया भी दिया आपको। और अंत में मैं जाते जाते बस यही कहूँगा कि कुंडली, ज्योतिष सब एक जगह है, और इससे बढ़कर भी एक पावर है, सुप्रीम पावर है, ठीक है। वो आपकी भविष्य को, आपके भाग्य को कुछ चुटकियों में बदल सकता है, रातों रात बदल सकता है, जितना शायद कोई उपाय भी ना बदल पाए, ठीक है। तो आपकी आस्था जिनमें भी है उसमें अटूट आस्था रखिए। कोई एक सात्विक रिचुअल दिन में, कोई मंत्र, कोई पूजा ज़रूर करते रहा करिए। 3-4 चीज़ें मैं एंड में बता रहा हूँ जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ज्योतिष में 5 एलिमेंट नहीं 4 एलिमेंट की बात की जाती है, ठीक है। ये 4 एलिमेंट में ही चारों उपाय छुपे हुए होते हैं। अगर ये 4 उपाय कोई भी व्यक्ति कर लेगा, उसकी लाइफ में सारे चैलेंजेस, सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। पहला उपाय होता है अर्थ एलिमेंट का। अर्थ एलिमेंट आपका धन है, आपका फाइनेंस है। अर्थ एलिमेंट को ठीक रखने के लिए आप सुबह उठिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम अपने हाथों पे लगाइए। अपना स्वर चेक करिए, कौन सी नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव है। अगर राइट वाली एक्टिव है, आपकी एक्टिव मतलब ज़्यादा हवा वहाँ से आ रही होगी, तो अपना राइट पैर रखिए ज़मीन पर। और अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो अपना लेफ्ट पैर रखिए ज़मीन पर। और कूड़ा करकट मत फैलाइए। देखिए, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है वो कहीं बनियान इधर फेंक दे रहे हैं, सॉक्स इधर फेंक दे रहे हैं, जूते इधर फेंक रहे हैं, सड़कों पर थूक रहे हैं, कूड़ा करकट फैला रहे हैं, उनका अर्थ एलिमेंट वीक होता है। अर्थ एलिमेंट वीक तो पैसा गया, फाइनेंशियल आप एक तो इम्पेशेंट हो जाओगे, आपके अंदर धैर्य नहीं बचेगा, टपाक से बोलने लगोगे, कुछ भी बात चल रही है टपाक से आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। तो धन अच्छा रखना है, बेचैन नहीं होना है, धैर्य बना के रखना है, ये सारी चीज़ें लाइफ में बैलेंस चाहिए। तो धरती माता के लिए पेड़ लगाइए, पेड़ पौधों का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, कूड़ा मत फैलाइए, और सुबह उठकर जो मैंने रिचुअल्स बताई ये करिए, आपका अर्थ एलिमेंट अच्छा होता है। दूसरा है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट आपका पैशन है। आप देखोगे कि आजकल एक बड़ी समस्या है कि पीपल आर लेजी, लेथार्जिक, ठीक है। जो दुनिया जीतनी है, सब कुछ पाना है, पर घर से बाहर नहीं निकलना है। Correct. सब घर में बैठे बैठे मिल जाए तो बढ़िया है। लेजी एम्बिशियस पीपल, ठीक है। तो ये जो आलस आता है, आपको पता नहीं है मेरा पर्पस क्या है, आपको पता नहीं है कि हुआ है मुझे करना क्या है, आपको पता नहीं है कि मैं क्यों काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो आग नहीं लगी हुई है अगर किसी चीज़ के लिए, तो आपका फायर एलिमेंट ख़राब है। फायर एलिमेंट इनिशिएशन होता है, ठीक है। जब भी खाना पकाना होता है तो आग लगती है, तब जाके कुछ बढ़िया पक कर बाहर आता है। तो आप भी अगर पक कर कुछ बनना चाहते हो तो फायर एलिमेंट होना चाहिए आपके लिए। अब फायर एलिमेंट नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम आएंगी, होंगी तो ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब रेमेडी क्या है इसकी? रेमेडी इसकी ये होती है कि आप कोई हवन, कोई दीप प्रज्वलित शाम के टाइम पे ज़रूर करिए, ठीक है। आप देखोगे कि हमारे सभी पूजाओं में अग्नि का बहुत बड़ा योग है, ठीक है। आपके घर में दिया भी होता है तो अग्नि जलाई जाती है, हम ऐसे करके उसके लिए अग्नि के सामने करते हैं ना। तो आप कोई हवन करिए डेली, या फिर कोई दिया छोटा सा जलाने की कोशिश करिए, आपका फायर एलिमेंट एक्टिव रहता है। तीसरा आता है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट इज़ ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप। वाटर एलिमेंट इज़ ऑल अबाउट कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हो, कितने बैलेंस्ड हो, आपकी नींद कैसी है, आपका मन कैसा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वाटर एलिमेंट अगर आपके पास ख़राब होगा तो आप हमेशा इमोशनली बहुत परेशान रहोगे, आप बहुत सेंसिटिव हो जाओगे, आपकी स्लीप साइकिल ख़राब होगी और आपके रिलेशनशिप्स में बहुत दिक्कतें होने लग जाएंगी, ठीक है। आप घबराने ज़्यादा लग जाओगे, घबराहट आपकी बढ़ जाएगी। तो वाटर एलिमेंट को बेहतर करने के लिए नहाना चाहिए, ठीक है। रोज़ नहाइए, और नहाने के साथ एक स्नान मंत्र होता है, स्नान मंत्र ज़रूर पढ़िए। गंगे चा यमुने करके एक स्नान मंत्र है, वो 2 लाइन का छोटा सा स्नान मंत्र है। नहाइए और वो मंत्र पढ़िए, आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा और ये सारी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगी। और चौथा एलिमेंट होता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट इज़ ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। आप जो भी काम कर रहे हो कितना फैलेगा, कितने लोग उसको देखेंगे, आप कितने अच्छे से बात कर पाओगे लोगों से, ये सब कुछ एयर एलिमेंट है, ठीक है। अब एयर एलिमेंट अच्छा करने के लिए जीवन में कोई मंत्र होना चाहिए,
ठीक है, जो आप उच्चारण कर पाओ। राम राम राम, ओम नमः शिवाय, इनमें से ये सब मंत्र हैं, ये सगुण मंत्र हैं। ठीक, ओम, आप सिंपली ओम बोलो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, ये सब मंत्र हैं, सगुण मंत्र। इनमें से कोई भी मंत्र आप बोलो। नहीं तो आपके पास कोई मंत्र है, हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो कुछ भी मंत्र चालीसा आप पढ़ते रहो डेली, तो आपका एयर एलिमेंट अच्छा रहता है। तो अगर आपने ये 4 एलिमेंट संभाल लिए अपने, आपको किसी और उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन आसानी से चलेगा। रिलेशनशिप, पैसा, फाइनेंसेस, प्रसिद्धि सब आपके साथ हो जाएगी। परफेक्ट। आई थिंक ये पॉडकास्ट सुनने के बाद में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो हमने लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट किया था जिसमें आपने चार्ट पढ़ना सिखाया था, अगर इस पॉडकास्ट को और उस पॉडकास्ट को साथ में लोग देख ले तो शायद आधे एस्ट्रोलॉजर तो बन ही सकते हैं, वो एटलीस्ट खुद के लिए तो बन ही सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब पे इतनी चीज़ें पढ़ा दी हैं, समझा दी हैं लोगों को। अगर कोई, कई सारे स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं मेरे, जो यूट्यूब पे कमेंट भी करते हैं, वो कहते हैं हम आधे बन गए हैं। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा क्या, मुझे लग रहा है 3/4 बन चुके हैं वो। ठीक है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ज्योतिष, और इसको पढ़ने में वंस ए एस्ट्रोलॉजर ऑलवेज एस्ट्रोलॉजर, एक बार पढ़ना शुरू किया फिर आप इस दलदल में फंस जाते हो, खींच लेता है आपको। ठीक है, और आप पूरी ज़िंदगी ज्योतिष ही हो जाता है आपके लिए। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर ये पॉडकास्ट करने के लिए। एंड बिफोर वी एंड, ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट जो हम करेंगे वो नक्षत्रों पे होगा। हाँ, तो नेक्स्ट हम 2 पॉडकास्ट करेंगे जयेश के साथ, मैंने आज प्रॉमिस किया है। एक तो 2026 कैसा जाएगा, और एक नक्षत्र, आपके नक्षत्रों के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी, आपकी रेमेडीज, आपके चैलेंजेस और आपकी सक्सेस। तो आपके अगर कोई स्पेसिफिक नक्षत्रों को लेके क्वेश्चंस हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं नोट डाउन कर लूँगा, नेक्स्ट पॉडकास्ट में सर से पूछ भी लूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जयेश। और जाते जाते मैं ये कहूँगा कि आपसे जब मैं पहले मिला था तब भी आप ऐसे ही दिखते थे, और इतने ही विनम्र थे, इतने ही अच्छे थे, और इतने ही प्यार से सवाल पूछते थे। अब आपका क्वेश्चन पूछने का स्टाइल बदल गया है, लेकिन आपकी विनम्रता नहीं बदली, आपका बॉडी भी नहीं बदली, आप जैसे थे वैसे ही हो, और ऐसे ही रहना। आप बहुत अच्छे हो, बहुत विनम्र हो, विनम्रता बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, आप ज़रूर बहुत आगे जाओ। थैंक यू सो मच सर। चलिए, एंड में हम भगवान शिव को याद करेंगे। अब से मैं पॉडकास्ट को इसी क्लासिक वे में एंड करता हूँ। काल हर, दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हरा, सर्व पाप हरा, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।